अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। नया दिन, नया माहौल, नई थॉट और नई पॉजिटिविटी के साथ ये शो लेकर हाजिर हैं। अच्छा जी, जब सुबह का आगाज़ होता है ना और मंडे का दिन होता है, तो मुझे ज़रा आज आप लोग कॉल करके ये ज़रूर बताएं कि ऐसी क्या ख़ास बात होती है मंडे वाले दिन कि ट्रैफिक जैम होता है। ऐसी क्या ख़ास बात होती है कि सब लोग जो हैं वो एक साथ निकल जाते हैं। ये लोग रोज़ाना ऑफिस आते हैं ना, ये लोग रोज़ाना ऑफिस जाते हैं, ये सारी कराची की आवाम रोज़ाना ट्रैवल करती है। लेकिन मंडे वाले दिन ऐसा क्या होता है कि सारा ट्रैफिक सुबह में एक साथ जैम होता है और फिर यही हाल सैटरडे को भी होता है। ये ज़रा ना मुझे ये ज़रा कैलकुलेशन और ये लॉजिक ज़रूर बताइएगा कि ये मंडे को सुबह सुबह जो है ट्रैफिक का इतना दबाव क्यों होता है। अच्छा जी, ये तो कराची शहर की ना अब वो अपडेट्स हैं, ये कराची शहर की वो हाइलाइट्स हैं जो हम जितना भी आपके साथ में शेयर करते रहें, बताते रहें, लेकिन ये मसला सॉल्व नहीं होता। मंडे को सुबह में ट्रैफिक जैम हो जाता है, फिर उसके बाद सैटरडे वाले दिन शाम को 3:45-4 बजे ट्रैफिक जैम होता है, फिर उसके बाद फ्राइडे वाले दिन नमाज के बाद अगर आप 3-4 बजे निकल रहे हैं तो ट्रैफिक जैम होता है। ये कुछ ऐसे पीक आवर्स हैं जिसमें ये सारे लोग एक साथ ही निकल जाते हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जिक्र करते हैं खूबसूरती का, ब्यूटी का। अच्छा, ब्यूटी बेसिकली क्या है? खूबसूरत नज़र आना ज़्यादा जो है वो बेहतर होता है, ज़्यादा फोकस्ड होता है, या कॉन्फिडेंट नज़र आना ज़्यादा फोकस्ड होता है? अच्छा, इन दोनों में ना बहुत बड़ा एक फ़र्क है। जब हम बात करते हैं ब्यूटी की तो डेफिनेटली आपको दिखना खूबसूरत होता है, लेकिन हम जब बात करते हैं पर्सनैलिटी की तो बेसिकली आपको ओवरऑल कॉन्फिडेंट नज़र आना बड़ा ज़रूरी होता है। और ये कॉन्फिडेंस आता है आपकी अपनी एजुकेशन से, ये कॉन्फिडेंस आता है जब आपके अंदर किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस में और बदतमीज़ी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो कॉन्फिडेंट होने के चक्कर में थोड़े से बदतमीज़ हो जाते हैं, और इस वजह से हमारे घरों में जो बैठी हुई हमारी ख़वातीन हैं, बहनें हैं, वालदा हैं, आपस में जो उनके झगड़े वगड़े शुरू हो जाते हैं वो इस वजह से शुरू हो जाते हैं कि उनमें से कोई एक शख्स अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट जो है वो समझ रहा होता है। तो खूबसूरती दिखने के लिए बड़ा ज़रूरी है, खूबसूरत दिखना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए तालीम बड़ी ज़रूरी है, और इसके अलावा कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तो खूबसूरती की बात हो रही है तो सबसे पहले आपके साथ में एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आप सुबह सुबह उठते हैं और आप चाहते हैं कि आपका स्किन जो है टाइट रहे, आप सुबह सुबह उठ के जो है आपको आपके फेशियल मसल्स जो हैं वो कुछ स्ट्रॉन्ग नज़र आएँ, तो आपने सुबह उठ के मुस्कुराना है। जी हाँ, जब सुबह उठें तो मुस्कुराया करें, ये बहुत अच्छी फेशियल एक्सरसाइज है। इसके अलावा कॉन्फिडेंट रहने के लिए ना याददाश्त को पक्का करना और अच्छा करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आज आपके साथ में शेयर करते हैं ये ज़बरदस्त सा टोटका कि आप अपनी मेमोरी को किस तरीके से बरकरार रख सकते हैं, याददाश्त को कैसे तेज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको ये करना होगा जनाब कि आपने रात को सोने से पहले 5 से 7 बादाम लेने हैं। अच्छा जी, जब आपने ये बादाम ले लिए और इन बादामों के बाद आपने करना ये है कि आपने इन बादामों को भिगो के रख देना है। जैसे आपको याद है ना कि स्कूल में या बचपन में अम्मी यही करती थी कि बादाम जो है वो भिगो के रख देती थी। नेक्स्ट आपने ये करना है कि उनका छिलका फिर आपने उतार लेना है, फिर उसके बाद आपने जो है वो उनको बारीक बारीक मैश कर लेना है, यानी कि पीस लेना है। फिर उसके बाद जो है वो आपने पिसे हुए बादामों को 1 चम्मच खालिस शहद में मिलाकर रखना है। उसका मतलब पेस्ट बना लेना है। शहद में जो बादाम का पेस्ट था ना, यानी जो आपने बादाम पीसे उसका पेस्ट आपने बना के रख लेना है, और फिर ये आपने रोज़ाना जो है ट्राई करना है। तो ये जो टोटका है इससे होगा आपका दिमाग तेज़, और जो भूलने की आदत है ना आपकी वो हो जाएगी कम। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं कि आज जो मौसम है वो कैसा रहेगा। वैसे कराची का मौसम है, लेकिन आपके साथ में शेयर करते हैं कि आज जो मौसम है दिन भर वो कैसा रहेगा। तो 10 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, 11 बजे मौसम कैसा रहेगा। हियर वी गो नाउ। तो 11 बजे रहेगा 31 सेंटीग्रेड, फिर 12 बजे रहेगा 31 सेंटीग्रेड, फिर उसके बाद 1 बजे रहेगा 32 सेंटीग्रेड, और फिर उसके बाद जो है 2 बजे रहेगा 31
सेंटीग्रेड। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हो जल्दी से आपके साथ में जो है वो शेयर करते हैं हम माल का हाल। तो भाई क्या चल रहा है माल का हाल और क्या करेंसी रेट्स हैं, हियर वी गो नाउ। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 188 पर है, कैनेडियन डॉलर जो है वो 209 पर है, यूरो जो है वो 331 पे है, कुवैती दिनार जो है वो 926 पर है। इसके अलावा व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव यूके पाउंड 384, वी हैव सऊदी रियाल 75, वी हैव स्विस फ्रैंक 351, वी हैव यूएस डॉलर 284। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं वेजिटेबल प्राइस के जो सब्जियों के रेट्स हैं वो क्या हैं, क्योंकि ये बताना बड़ा ज़रूरी है भाई, आपने ख़रीदना होता है और आपको पता होना चाहिए कितने महंगे लिए आपने। टमाटर हैं यहाँ पे 100 रुपये, आलू है जी 55 पे, आलू की बड़ी अच्छी रेमेडी है, मैं कल शेयर करूँगी आपके साथ। लहसुन जो है वो 288 पर है, फिर उसके बाद अदरक जो है वो 426 पर है, फिर उसके बाद जो है गाजर जो है वो 92 पर है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद तुरई है वो 46 पर है, फिर उसके बाद जनाब क्या चीज़ है, उसके बाद लौकी जो है वो 58 पर है, फिर हमारे पास फूल गोभी है जो कि 75 पर है, एंड फिर हमारे पास जो है वो 240 पे खीरा है, और जनाब क्या है हमारे पास जो है वो भिंडी है जो कि 138 पर है, और प्याज जो है वो है जी 58 पर। तो ये जो है सारी सूरत हाल है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी टैलेंट के हवाले से बात करते हैं। जो पाकिस्तानी टैलेंट है हमारा वो दुनिया भर में किसी से कम नहीं है, और ऐसा ही कुछ हुआ है। तो गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी को की पाकिस्तान की आइस हॉकी टीम जो है उसको कामयाबी पर शानदार मुबारकबाद उनकी जानिब से दी गई है। उन्होंने बड़ी कांग्रेट्स कहा है कि भाई बड़ी शानदार कामयाबी का मुजाहरा किया उन्होंने। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो पाकिस्तान की जो मर्दों की टीम है इसने अमेरिका में खेले गए डिवीज़न 3 चैंपियनशिप जीत ली है, लैटम कप जिसको कहा जा रहा है। खिलाड़ियों ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, और जो गवर्नर सिंध हैं उन्होंने इस कामयाबी पर जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, और उन्होंने यही कहा है कि मेहनत और लगन से हर मैदान में जो है वो कामयाबी मुमकिन है। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है। अब चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो आयज़ा ख़ान है, हमारी एक्ट्रेस जो आयज़ा ख़ान है, उनका आया हुआ है जी एक बड़ा ज़बरदस्त नया शूट, और ये शूट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, और इस शूट के हवाले से जो है आपको आगे चल के बताएंगे भी, लेकिन फ़िलहाल आपके साथ में शेयर कर लेते हैं एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट। और ये अपडेट कुछ इस तरीके से है कि जितने भी इंटरमीडिएट के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो वेट कर रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन उनका रिज़ल्ट ताख़ीर का शिकार हो सकता है, क्योंकि जो बिजली के मसाइल हैं वो इंटर बोर्ड में भी हैं। जी हाँ, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो कि अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो शायद ताख़ीर का शिकार हो जाए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, जो सोर्सेज हैं वो इस तरह से कह रही हैं, जबकि जो उनकी इंतज़ामिया है वो मेक श्योर कर रही है कि आज रिज़ल्ट यकीनी बनाया जाए। तो ये हैं जी सारी सिटी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे करस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो हमें ज्वाइन भी करेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं कि ब्रेक नहीं लेते, और इस ब्रेक नहीं लेते और आपके साथ में जो है एक और न्यूज़ शेयर करते हैं। और ये न्यूज़ जो है ये रिलेटेड है व्हाट्सएप से। आजकल जिस तरीके से एक के बाद एक खबर सामने आ रही है कि लोगों का व्हाट्सएप जो है वो हैक हो रहा है। कोई एक्टर हो, इन केस आप अगर किसी भी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे लोग जानते भी हैं, तब भी आपके साथ ये फ्रॉड हो सकता है। मेरी अपनी गली में एक ख़ातून है जिनके घर में ये वाक़या पेश आया। फिर उसके बाद ये जो एक्ट्रेस हैं अस्मा बास साहिबा, इनके साथ ये वाक़या पेश आया और इनका व्हाट्सएप जो है हैक किया गया। इनको किसी ने मैसेज किया कि भाई आपका कोई ऑर्डर आया है, तो उन्होंने कहा कि जो मेरी बेटी है उन्होंने कोई 4-5 दिन पहले ना ऑर्डर किया था, तो उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से ऑर्डर लेट हो गया होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उनसे कोड मांगा, फिर उन्होंने उनको कोड दे दिया। जब उन्होंने कोड उनको दे दिया तो उसके बाद उनका व्हाट्सएप हैक हो गया, और उनके व्हाट्सएप से इस तरह से सूरत हाल बनी कि उनके व्हाट्सएप से मैसेजेस किए गए लोगों को कि पैसे चाहिए। आप इमेजिन करें कि वो एक एक्ट्रेस हैं और उनका व्हाट्सएप हैक किया गया, और बाकी जो एक्टर्स हैं उनको जो है वो कहा गया कि जी पैसे चाहिए, जिसके ऊपर उन्होंने एक बाज़ाब्ता वीडियो बनाई, वो हम आपके साथ में शेयर भी करेंगे कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है। तो ये सूरत हाल है, इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, फिर आपके साथ में दीगर चीज़ें शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम
जैसे ब्रेक से पहले कर रहे थे कि जी ये जो व्हाट्सएप हैक होता है या ये जो व्हाट्सएप हैक होने के पीछे लोगों की नेग्लिजेंस भी सामने आ जाती है, वो ये होता है कि अगर कहा गया है कि भाई आपका कोई ऑर्डर आया है, कोई पार्सल आया है, तो डेफिनेटली उसको कंफर्म कर लिया जाए, लेकिन कंफर्म नहीं किया जाता क्योंकि यूजुअली इस तरह के वाक़यात नहीं होते। अच्छा, इस तरह के वाक़यात कराची में भी हुए हैं और लाहौर में भी हुए हैं। 2 लोगों को इस हवाले से गिरफ़्तार भी किया है। और ये जो अभी एक्ट्रेस के साथ ये वाक़यात शुरू हो गए ना, ये मतलब इसके मामले में तो इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अस्मा अब्बास हैं, उनसे सुनते हैं कि उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ और वो जो अपने सारे स्टार फैमिली है उनसे क्या कह रही हैं। आइए ज़रा देखिए। अच्छा चलें, आपको थोड़ी देर में जो है वो दिखाते हैं कि अस्मा अब्बास जो हैं वो क्या कह रही हैं, लेकिन इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो हमारी फ़ैशन इंडस्ट्री है, जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। वो इस सेंस में चेंज हो रही हैं कि हम फ़ैशन में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री का जो फ़ैशन है, स्पेशली हमारे ड्रामों का जो फ़ैशन है, उसमें अगर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि उसमें जो यंग जो एक्ट्रेस है ना, उनका मेकअप जो है वो यूजुअली कम हो गया है और जो दूसरी एक्ट्रेस है उनका मेकअप, जो एज्ड एक्ट्रेस है ना, उनका मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि जो फ़ैशन इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा आगे जा रही है और सबसे ज़्यादा जो शूट्स वायरल होते हैं या सबसे ज़्यादा जो शूट्स पसंद किए जा रहे हैं वो नो डाउट आयज़ा ख़ान के हैं। उनको लोग बहुत पसंद भी करते हैं और जिस तरीके से उनके ये नए नए शूट्स आते हैं तो वाकई दिल को छू लेते हैं। ज़रा हम भी देखते हैं कि क्या कर रही हैं आयज़ा ख़ान। चलें जी, आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त इन्होंने शूट कराया और कितना इनोवेटिव था और कितना ज़्यादा नया जो था आइडिया था कि ये फ्लैशबैक में गई हैं और उस टाइम का शूट इन्होंने जो है वो नए अंदाज से कराया। अच्छा जी, चलते हैं और देखते हैं कि जो मावरा हैं वो क्या कर रही हैं और उनकी एक और वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है सोशल मीडिया पे। सो हियर वी गो ना। तो जनाब देखा आपने कि कितना ज़बरदस्त जो है इनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये इंस्टाग्राम पर भी है और ये टिकटॉक पर भी बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने शेयर किया है। तो ये वो रीसेंट शूट्स हैं, ये वो रीसेंट इनके वीडियोज़ हैं जो कि वायरल हो रहे हैं। अच्छा, एक और मैं आपके साथ में जो है ना वो शेयर करती हूँ न्यूज़। हिरा मानी, हिरा मानी जो हैं वो वैसे तो ख़बरों में रहती हैं, लेकिन आई डोंट नो उनको कि क्या सूझी उनको, या अगर ऐसा था भी तो वो गई भाई जिस दिन बारिश थी ये कराची में जो हैवी रेन थी उस दिन की बात है कि उस दिन उनकी उस तरह की वो वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने जो है वो अपनी छत पे जाके, जैसे बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि वो अकेले एंजॉय कर रही थी, जाहिर सी बात है सिटी सिचुएशन जो होती है वो बाहर क्या हो रहा है बाज़ लोग नहीं उसका आइडिया लगा पाते, लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि जो एक्ट्रेस होते हैं ना और जो ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं इनको बड़ा अच्छा अंदाज़ा होता है कि सिचुएशन बाहर की क्या है। और ये जो बाहर की सिचुएशन होती है ना, ये बाहर की सिचुएशन कुछ इस तरह से होती है कि एक्ट्रेस जब भी कोई चीज़ अपलोड कर रहे होते हैं, इनफैक्ट कुछ देख रहे होते हैं तो सोशल मीडिया पर उनके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आ रहे होते हैं कि व्हाट्स गोइंग आउटसाइड। बट हुआ ये कि वो छत पर गई, उन्होंने बांधी साड़ी और उन्होंने जी एंजॉय करते हुए पिक्चर्स और वीडियोस लगा दी। उसके बाद क्या था, उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का तूफ़ान आ गया। किसी ने उनको कहा ऐसी क्या मजबूरी थी, किसी ने उनको कहा कि मतलब ये इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, इनको क्या होता जा रहा है, इनके साथ पहले तो ये ऐसी नहीं थी, पहले तो इस तरह नहीं करती थी। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की, लेकिन हिरा मानी जो हैं वो ट्रोल हो गई। सो आप क्या कमेंट करेंगे या आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर हमें कॉल करके बताइएगा कि जो एक्ट्रेस हैं उनको वाकई रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए, उनको वाकई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए इन मामलात में। जैसे कि हानिया आमिर भी जो है वो तनकीद की जद में आई थी जब वो बाइक पे बैठ के उन्होंने पिक्चर खिंचाई थी, तो फिर शनारा ने उनको कहा था कि भाई आप बड़ी फेमस हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और ज़िक्र करते हैं कि क्या आपको पता है कि फवाद ख़ान ओवर रेटेड हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं जी बबरिक शाह जो कि एक एक्टर हैं और उन्होंने निजी टीवी शो पर जो है वो इस तरह की बातें की और उन्होंने कहा जो फ़हद मुस्तफ़ा है ना, तो फ़हद मुस्तफ़ा को एक्टिंग करना नहीं आती। फ़हद मुस्तफ़ा एक अच्छे होस्ट हैं और वो भी तारिक अज़ीज़ की तरह। इसके अलावा उन्होंने फवाद ख़ान के बारे में भी यही बात की कि भाई वो भी कोई इतनी ख़ास एक्टर नहीं है, मतलब मूवीज़ में इनकी कोई ऐसी जगह बनती नहीं है। चलें, फ़हद मुस्तफ़ा की तो उन्होंने फिर भी तारीफ़ कर दी, लेकिन इसके बाद इस सारी सूरत हाल के बाद क्या हुआ कि जो नबील कुरैशी हैं उन्होंने जो ये कमेंट था बबरिक शाह का, इस कमेंट को उठा के अपनी स्टोरी बनाई और उन्होंने फ़हद मुस्तफ़ा से पूछा कि आप अदाकारी करना कब सीखेंगे। जैसे ये स्टोरी सामने आई उसके फ़ौरन बाद ही जो सारिफीन थे, जो फ़ैन्स थे फ़हद मुस्तफ़ा के, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, वो बहुत ज़्यादा मुतारिक हो गए। उसमें ये हुआ कि उन्होंने
फिर ये पूछना शुरू कर दिया कि भाई आप कब सीखेंगे एक्टिंग। तो सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये भी बात की है और हम भी यही कह रहे हैं कि फ़हाद मुस्तफ़ा अच्छी खासी तो एक्टिंग करते हैं, लोग वाकई उनको बहुत पसंद करते हैं। फवाद खान का तो बहुत क्रेज़ है। तो कभी मैं कभी तुम जो ड्रामा था उनका, उसमें अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे थे तो वो इतना फेमस कैसे हो गया। तो कभी कभी ये होता है कि यूजुअली कुछ लोग कुछ भी कोई भी कमेंट जो है वो किसी के ऊपर पास ऑन कर देते हैं, क्योंकि ये जितने भी सीनियर जूनियर होते हैं ना, इनको चाहिए कि आपस में एटलीस्ट एक दूसरे की रिस्पेक्ट ज़रूर किया करें। तो भाई ये एक सोशल मीडिया ट्रोलिंग थी, एक सोशल मीडिया जो है ये वायरल न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ में शेयर की कि इट इज़ गोइंग ऑन, और ये सारी जो है वो सूरत हाल है। तो ये मैंने सारी एंटरटेनमेंट की न्यूज़ जो थी वो आपके साथ में शेयर की। अच्छा, अब कुछ सिटी अपडेट्स की बात कर लेते हैं। आज जो कराची में सिटी अपडेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि जो फ़्लाइट्स हैं तकरीबन 7 परवाज़ें जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हो जाएंगी ओवरऑल। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में इंटरमीडिएट में जो इंटर बोर्ड है उसमें जो कंप्यूटर साइंस है उसका जो रिज़ल्ट है वो आने के लिए जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है फिर अगर हेल्थ के हम इश्यूज़ की बात करें तो हेल्थ के इश्यूज़ में जो है वो भी कुछ सूरत हाल इसी तरीके की है कि जो पानी था वो हॉस्पिटल से और बाकी जगहों से निकाला नहीं जा सका है। ताहाल मरीज़ों को जो है मुश्किलात का सामना है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो बेड सिचुएशन रही वो हमने NICVD में देखी, जहाँ पर स्ट्रेचर भी जो है वो पानी में तैर रही थी। मरीज़ इंतहाई परेशान थे, OPDs में लाइन लगी हुई है। अब्बासी शहीद अस्पताल का भी यही हाल था कि वहाँ पर ये सारी सूरत हाल रही और डॉक्टर्स ने एहतजाज किया। उसके बावजूद जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद थे हॉस्पिटल में, फिर वहाँ पर रेन इमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई, फिर वहाँ पर OPD एक्टिव की गई, लेकिन जो हाउस जॉब के डॉक्टर्स थे उनकी जानिब से जो है वो एहतजाज किया गया। अब आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि जो गोल्ड के प्राइस हैं वो क्या हैं। तो सोना जो है जनाब वो फिर से महंगा हो गया है। अच्छा जी, अब सोना फिर से महंगा हो गया है और इसके महंगे होने की क्या वजूहात हैं ये आपके साथ में हम शेयर कर लेते हैं। तो आलमी मार्केट में सोना $41 महंगा होकर $3,371 फ़ी औंस पर पहुंच गया है। एक तोला सोना 4,100 रुपये महंगा, कीमत 3,59,800 रुपये पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 3,515 रुपये महंगा होकर 3,08,477 रुपये का हो गया। एक तोला चांदी 108 रुपये इजाफे से 4,121 रुपये पर पहुंच गई है। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है जो मैंने आपके साथ में शेयर की। हाई कोर्ट की हेयरिंग्स का जिक्र कर लेते हैं। जो सिंध हाई कोर्ट है आज वहाँ पर हेयरिंग्स हैं और अहम हेयरिंग्स हैं, और इसमें आपको पता है कि जो बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग होते हैं, कुछ उनके मसाइल होते हैं, कुछ फैमिली के जो है वहाँ पर मुकदमात होते हैं, दीगर और भी चीज़ें होती हैं। तो आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के रूबरू अहम केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। इसमें मिसिंग पर्सनस हैं, इसमें जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनके केसेस हैं, तजावुज़ात से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत होगी। अच्छा, फिर उसके अलावा एक जो समाअत है इस पर जो ये सरबराही है ये जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कर रहा है, और ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है तफ्तीशी अफसरान जो हैं वो ये रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। अच्छा, आइनी बेंच जो है उसके रूबरू मुलाजमतों से मुतालिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत होगी, और दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस के आगा जो हैं उनकी सरबराही में 2 रुकनी जो है बेंच करेगा। अच्छा जी, ये सारी बातें मैंने आपके साथ में शेयर की। अब कुछ बात कर लेते हैं सिंध गवर्नमेंट की प्लानिंग की। जिस तरह से हम सबको पता है कि रेन का एक और स्पेल आने वाला है, और इस हवाले से जमात इस्लामी भी बड़ा वोकल हुई। इस हवाले से जो सिंध हुकूमत की तर्जुमान हैं सादिया जावेद, उन्होंने भी एक बड़ा सख्त स्टांस लिया है। इस हवाले से मज़ीद करेंगे बात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं हम बारिश के बाद होने वाली तबाही से और बारिश के दौरान होने वाली तबाही से। इससे बहुत सारे लोग मुतासर हुए, स्पेशली कराची की आवाम, इसके अलावा यहाँ कामकाज करने वाले लोग, नौकरी पेशा लोग, और ख़ासकर ताजिर बरादरी जिनका हो गया है करोड़ों का नुकसान। अच्छा, ये अब जो नुकसान है इसका ताला कौन करेगा, या इसकी क्या पॉलिसी होती है, ये लोग किस तरीके से अब ये सारी भरपाई पूरी करते हैं। और जो कराची का बाज़ार है, जोड़िया बाज़ार, वहाँ पर जो सिचुएशन देखने में आई वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट थी। पानी भर गया था, लोगों का सामान वहाँ पर मौजूद था दुकानों में, लोग खासे परेशान रहे। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है
अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब ने, जो कि चेयरमैन है कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन से। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ हैं अशरफ भाई। अशरफ भाई वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा जी। अब सर जो सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, वो थोड़ा सा बताएं और ये बताएं कि कितना नुकसान हुआ और ये सारा जो क्योस है इस हवाले से। इससे पहले भी आप ही के यहाँ से बहुत सारे लोगों ने हमसे बात भी की और बताया कि पहले से भी आप लोगों ने इस हवाले से वार्निंग जारी की हुई थी कि भाई ये हो सकता है, ये तबाही हो सकती है। जी सर। देखें, जहाँ तक आपने जोड़िया बाज़ार या हमारे ओल्ड सिटी की बात की जी, वहाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो बारिश हुई थी 2 घंटे मुसलसल, और इसके बाद भी वक्फे से जारी रही, एक दिन मुसलसल रही है, तो उससे हमारी बाज़ार में ओल्ड सिटी में इतना फ़र्क नहीं हुआ। वहाँ देखें, आप जिसको तनकीद करनी है तो करनी चाहिए, जहाँ मुस्बित राय वो भी देनी चाहिए। तो हमारी तरफ तो कोई पानी नहीं था और बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मैं रात को भी था और सुबह भी गया तो ऐसा लग रहा था कि जादू हो गया, सड़कें साफ थी। यानी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जी, जिसको मैं खुद यानी आई विटनेस हूँ। अच्छा, दूसरी जगहों पे ऐसा आलम था कि बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, 4 फुट भी था, और वो निकलते में टाइम लगता है जी। अगर आप इसको कहें कि सब मेयर साहब ने, तो मेयर साहब के 100% मेजोरिटी मेयर साहब के बाद नहीं है, ये मैं आपको कहता हूँ। हस्ब इख्तलाफ भी है। टाउन नाज़िम वहाँ मुख्तलिफ जमातों के हैं और पीपल्स पार्टी के हैं, तो दोनों तरफ से एक दूसरे की टांग खींचने वाला काम हो जाता है और उसमें काम नहीं हो पाता। हमें एक ही बात करनी चाहिए कराची के लिए, चाहे कोई भी जमात से ताल्लुक़ हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी हो, कराची के लिए हम क्या करें? ये मेगा सिटी है जो बीमार हालत में है। अब देखें, अब नालों की तो वही आप पुरानी बातें हैं, पाकिस्तान से पहले जो नाले बने थे उसी पे काम हो रहा है, और 40 फुट की गहराई है उसकी। अब ओवरफ्लो हो जाता है जब 40 फुट के बाद अब नहीं ले रहा है, 100 मिलीमीटर 150 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो वक्त लगता है उसमें। सही। और बाज़ जगहों पे मेन होल बंद थे जो उनको खुलवाया गया, और कमिश्नर और मुर्तज़ा वहाब साहब और वज़ीर आला सिंध फील्ड में उतरे हुए थे, तमाम डीसीज उतरे हुए थे। मैंने खुद विज़िट किया है जगह जगह पे, और ऐसा भी आलम हुआ है कि कोई बारिश में रात को 2 बजे तक भी नहीं पहुँचे। ऐसा भी हुआ। जो नर्सरी की साइड नीचे है जी, तो आप वहाँ देखेंगे पानी इतना था तो वहाँ गाड़ियाँ भी डूब गई थी, और बहुत जगहों पे रोड टूटे हुए थे तो गाड़ियाँ धंस गई हैं। तो ऐसे वाक़यात हुए हैं। सही। जिसको हम कह सकते हैं अभी सिचुएशन बारिश से रिलेटेड तो बेहतर हो गई है। बेहतर है, बहुत बेहतर है। सही। अच्छा सर, कीमतों की बात कर लेते हैं। आए रोज़ ये खबर सामने आती है कि जी आटे की कीमत में इजाफा हो गया, तो फिर ग्रॉसरी की दीगर चीज़ों में इजाफा हो गया, चीनी महंगी हो गई, महंगी भी हो गई, शॉर्ट भी हो गई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो गई। ये सारी सूरत हाल जो है, इसके ऊपर आप क्या कॉमेंट करेंगे और इससे आप लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि देखिए, हमारे साथ, किसानों के साथ, काश्तकारों के साथ जो गरीब लोग हैं, देखें, ज़मींदार तो पैसे वाला होता है, वही तो कर्ज देता है, और वही अपने फ़ी एकड़ की उनकी लागत होती है कि सालाना आप इस पे उगाएंगे तो इतना पैसा हमें देंगे जी। ये इस दफ़ा ऐसा हुआ कि 3900 रुपये मन, यानी 3900 रुपये मन मुकर्रर किया गया था पिछले साल का, उसी को उन्होंने, मतलब मोहतरमा मरियम साहिबा ने कहा कि हम उनका नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन हुआ क्या, उलट हो गया कि 5500 रुपये और 5400 रुपये मन में 100 किलो में गंदम बिकी। और आज ये आलम है, आज की बात कर रहा हूँ, तो आज ये यकीन माने 76 रुपये किलो गंदम पहुंच चुकी है। कितना फर्क आ गया, 19 रुपये किलो। और दूसरी बात देखें कि ये 1 खरब रुपया किसानों का और गरीब आवाम की जेबों से निकल चुका है। सही। 1 खरब जी। अगर आप इसको मजीद, ये 6 महीने का अभी क्रॉप बाकी है हमारा जी। तो अब जब कैलकुलेट करने जाएंगे कि 55 रुपए के 72, 76, 77 रुपए हो गए, तो 2 खरब पे जाएंगे हम। सही। तो अच्छा, ये लम्हात हमें गरीब को रिलीफ नहीं दे रहे हैं, किसानों को रिलीफ नहीं देंगे तो एग्रीकल्चर कहाँ प्रमोट होगा? कहाँ उनका बीज भी लगता है, उनकी ज़मीन भी होती है, खाद भी है, उतनी कितने मुश्किल में है। उनके यहाँ कपड़ा नहीं है, उनकी बच्चियों की शादी के पैसे नहीं है, उनके यहाँ खाली गंदम से तो गुजारा नहीं कर लेंगे, और भी लवाजमात हैं। सही। तो ये बिजली के बिल और या ट्रैक्टर में डीजल डलता है, सब चीज़ें हैं। तो हमें उनको ज़राअत को फ़रोग़ देना चाहिए, ना कि डिस्करेज किया जाए।
सही। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, ये लोगों के दिल की आवाज़ भी होती है कि जी जो आप लोग होते हैं उनको उस तरह से उतना लॉस नहीं होता। जब कीमतें या प्राइस हाई होते हैं तो डेफिनेटली आप भी जो आवाम है उसको वो चीज़ें हाई प्राइसेस पे जो है वो सेल आउट कर रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं। फिर वो आप लोगों की जानिब से ये कहा जाता है कि जी पीछे से प्राइसेस बढ़ गए हैं, पीछे से जो है वो निर्ख ज़्यादा बढ़े हुए आ रहे हैं तो हम तो आपको ज़्यादा में देंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पिस आवाम ही रहे होते हैं, प्रॉब्लम आवाम को ही होती है क्योंकि वो महंगा ख़रीद रहे होते हैं। आप लोगों को तो कोई ऐसा कोई खास नुकसान नहीं होता होगा ना, क्योंकि आप लोगों के लिए अगर पीछे से उन्होंने प्राइस बढ़ा दिए तो डेफिनेटली आप उसको आगे महंगा भी बेच रहे हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया और सवाल भी आपका अच्छा है जी। देखिए, होलसेल यहाँ से जो अपने गंदम जाती है तो फ्लोर मिल में जाते हैं, ये इंपोर्ट होती है दालें, हाँ। तो वो भी हमारी होलसेल में आती है, उससे दाल बनती है, हाँ। और उनका वॉल्यूम बड़ा होता है, वो तो 1 रुपये 2 रुपये किलो में काम करके वो बेच देते हैं। लेकिन रिटेल बेस पे 100 रुपये 150 रुपये किलो आज भी ज़्यादा है दालों पे भी। सही। और आप आटे में भी देखेंगी कि 120 रुपये तक आटा पहुंच चुका है, हत्ता कि 87 है फाइन आटे का जी। और आज नए रेट देखेंगी, मेरा ख्याल है कि 95 पे पहुंच जाएगा। अशरफ भाई आप भी नोट कीजिएगा। और दूसरा हमारा लम्हा फिक्रिया ये है कि हमें ज़राअत पे तवज्जो नहीं दी। सेकंड जो हमारा बकरा इससे शुरू हुआ है कि जब सबसे सस्ती चीज़ जानवरों को खिलानी होती है, यानी चारा हुआ या मुख्तलिफ आइटम है, अब वो गंदम इस्तेमाल कर दी गई। अच्छा। जानवरों की खुराक में 30 लाख टन के करीब तो गंदम हमारी पिस चुकी है। पोल्ट्री फार्म जिससे मुर्गी की फीड बनती है और केटल फार्म लाइव स्टॉक उसमें ये इस्तेमाल हो चुकी है। हमारा लम्हा फिक्रिया है कि ये लोगों के खाने की चीज़ है, जानवरों के इस्तेमाल में जा रही है। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें और खुदारा इस पे कदगन लगाएं कि फीड मिलों और केटल फार्म की क्यों नज़र किया जा रहा है। हाँ। और मैं ये भी कह दूं कि एक्सपेक्टेड क्रॉप था हमारा 27 मिलियन टन का, वो भी कम हुआ है। सही। 2 करोड़ 50 लाख टन हुआ है और वहाँ भी कमी है। और देखने की बात यह है कि अगर 30 लाख टन वहाँ खपत हो जाए तो फिर हम कहाँ खड़े हैं। सही। और ये मुझे लग रहा है आइंदा वाले दिनों में गंदम और बढ़ेगी और आटा भी बढ़ेगा। अच्छा, 100 रुपए से क्रॉस हो जाएगा आटा। आवाम जाए तो जाए कहाँ, गंदम के प्राइस भी बढ़ जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है आटा भी। अशरफ भाई, ये जो सूरत हाल सारी सूरत हाल है, ये जो आप प्राइसेस देख रहे हैं, इसमें हर सूरत में नुकसान आवाम का ही है। गरीब इंसान जो है वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि जो सर जिस तरीके से बता रहे हैं तो उन्होंने तो एक ओवरऑल सिचुएशन बताई ना कि भाई इस तरह से सिनेरियो होता है, लेकिन आवाम कहाँ जाए? आवाम के लिए रिलीफ की कोई सूरत हाल नहीं, वो तो कहीं से नहीं मिलेगा उनको। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे यहाँ माफियाज काम कर रहे हैं। सही। अब माफियाज किस में? अब जैसे शुगर में है तो उसमें आपको कार्टेल कहा जाता है, कंपटीशन कमीशन आता है। हाँ। शुगर फैक्ट्रीज के ऊपर आता है, शुगर मिल्स के ऊपर जुर्माना लगता है, तो ये हम नहीं लगाते हैं। हाँ। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो कार्टेलाइजेशन देखता है कि सब ने गठ जोड़ कर कीमतें उठाई और फ़ायदा उठाया। हाँ। जैसे चीनी सरप्लस थी, हाँ। हमने एक्सपोर्ट कर दी, फिर हमने इंपोर्ट की, लेकिन चीनी नीचे नहीं आ रही। और हाँ। सबसे बड़ा मैं बताऊं, देखें आटा और चीनी का फ़र्क क्या है। चीनी हम इतनी नहीं खाते, हम चाय में या कुछ उसमें मीठे में अगर बनती है, चाय के कप में अगर हम देखें एक कप एक चीनी 1 चम्मच या 1.5 चम्मच या 2 चम्मच डालेंगे। लेकिन आटा जो है, जो घर में अगर 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चीनी इतनी इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन आटा जब महंगा होता है चीनी से ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आता है आपकी महंगाई की शरह में। सही। क्योंकि पूरे मुल्क में अगर हम बात करें तो आटा, अभी जो अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब ने बताया कि जो 55 रुपए किलो जो गंदम थी, वो अब पहुँच गई है 75-76 रुपये, 19 रुपये किलो का इजाफा हुआ। हाँ। अब यानी अगर आपने गंदम ली 75 रुपए की, लेट सपोज, अब वो गई कहाँ? फ्लोर मिल पे। अब फ्लोर मिल के बिजली, वो सारा ये सारा सिस्टम चलेगा, लोग मजदूर काम कर रहे हैं, फिर किराया लगेगा, फिर वो पहुंचेगा, तो आप बताएं ना कितनी प्राइस आएगी। यानी जो 75 रुपए की जो गंदम है, पिसाई के बाद जब मार्केट में आएगी तो इन्होंने भी प्राइस बताई तो 85 रुपये। फिर उसके बाद रिटेल की बात करें, जो माशाल्लाह से रिटेलर जो हैं सबसे बड़ी वजह हैं जिसके ऊपर जो फोकस किया जा रहा है, मैं FBR के साथ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये जो रिटेलर्स है ना, ये महंगाई की सबसे बड़ी जड़ है। अब होलसेल में ये बैठे हुए, इन्होंने क्या कहा सबसे की पॉइंट के दालें अभी भी मार्केट में होलसेल से 100 रुपये ऊपर बिक रही हैं पर किलो, तो इसको कौन पकड़ेगा? सही। हमें ये समझना होगा कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है, तो हम पीछे जाते हैं। जैसे मेरे वाले साहब अम्मी बताती हैं कि पहले यहाँ पे होता था एक वो राशन कार्ड,
सही। क्योंकि अंग्रेज़ों का ज़माने का है तो हम उसको तो डिनाई कर देते हैं, लेकिन ये हमारे बरादर मुल्क में बांग्लादेश में इधर जो है राशन कार्ड अभी भी चल रहा है। अच्छा। वो क्या था कि आपकी मरदुम शुमारी और खाना शुमारी से पता चलता है कि इस इलाके में कितने लोग हैं, यहाँ कितनी कंजप्शन है, तेल कितना चाहिए, घी कितना चाहिए, आटा कितना चाहिए, आपको चीनी कितनी चाहिए, दालें कितनी, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट प्लान करती थी। अब आपके यहाँ कोई इदारे सारे हैं, इदारे शुमारियात है, महकमे हैं, महकमा खुराक है, महकमा पता नहीं कितने महकमे गिनते रहें, लेकिन जिनको काम करना चाहिए ना, ये प्लानिंग जिसे कहते हैं। अब एग्जाम्पल लें, इस ऑफिस में अगर 190 लोग काम करते हैं, अब मुझे यही नहीं पता हो तो मैं उनकी डिमांड कैसे पूरी करूंगा। सही। कराची एक मेगा सिटी है, 7 ज़िला पे मुश्तमिल है, और मरदम शुमारी का चैलेंज है कि अगर आप देखें तो 50% की मरदुमा खाना शुमारी हुई 2 करोड़। आप क्या समझती हैं 2 करोड़ की आबादी है? नहीं, बिल्कुल मोर देन 3 करोड़ की आबादी है। जिस शहर में आ गया मोटरसाइकिल ही 45 लाख मोटरसाइकिलें हों, 15 लाख गाड़ियां हों, फिर बसें हों, रिक्शे हों, तो इन सबको जब एक जगह करें तो 2 करोड़ की तो आबादी का यही चीज सामान हो गया। बाकी जो गरीब आदमी बसों पे घूम रहा है वो 1 करोड़ बंदा कहाँ गया? जो वो 1 करोड़ सिस्टम में नहीं है। हमें यही नहीं पता है कि गंदम कितनी देनी है, इस शहर को आपको आटा कितना देना है, दालें कितनी चाहिए। तो हम इंपोर्ट का जो बैलेंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वजह यह है कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म डिपार्टमेंट बना हुआ है, इदारा शुमारियात बना हुआ है, वो वीकली जाके जो है सर्वे करता है। मैं भी हैरान होता हूँ, पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं ना वो, पूरे मुल्क भर में सर्वे होता है। अब दालों का अपनी मर्जी से ना, अभी जैसे ही आटा बढ़ा है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, वीकली रिपोर्ट आती है, SPI कहलाती है, हर हफ्ते की रिपोर्ट देती है। अब मैं चैलेंज करता हूँ, अभी इन्होंने रऊफ साहब ने कल जब संडे वाले दिन जब खबर दी है और बम मारा हमें कि ये अचानक से ये गंदम में ये हुई है, तो 1-1 2-2 रुपए करके अब 19 रुपए, अब आज और मजीद बढ़ गई। आज मार्केट खुली है, आज पहला दिन है, और आज मजीद बढ़ गई है। तो आप सोचें उसका जो महंगाई की शरह पे कितना इम्पैक्ट आएगा, कितना इम्पैक्ट आएगा। अशरफ भाई, मैं आपको शॉर्ट थोड़ी बात कर दूं, मेहरबानी होगी थोड़ी। देखिए, हमने जो ऐलानात हुए थे कि 3900 पिछले साल के, अगर इसको कंटिन्यू कर देते, कंटिन्यू 1 साल करते, तो मेरा ख्याल है कि हम इतने बड़े को उस पे नहीं आते, बहरान में। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आइंदा 6 महीने जो आने वाले हैं वो देखें, एलीट क्लास हुकूमतें करती है, जैसे इन्होंने कहा कि शुगर माफिया और ये, तो जब पैसे वाले लोग गरीब लोगों को लूटते हैं तो ये कहाँ जाते हैं? 1500-2000 आदमी जो स्टॉक किए हुए हैं, फीड मिलों में स्टॉक, ये फ्लोर मिल में स्टॉक, मल्टीनेशनल कंपनी स्टॉक कर रही है गंदम की, क्योंकि दुनिया में कम तरीन रेट पाकिस्तान का है। तो आखिर ये 6 महीने कैसे गुजारेंगे? मुझे खदशा है कि कहीं किल्लत ना हो जाए और इंपोर्ट ना करनी पड़े। चले जी, इस हवाले से मजीद भी बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि भाई ये जो प्राइसेस हाई हो जाते हैं, इसमें अवाम ही पिसते हैं, लेकिन कोई रिलीफ की सूरत हाल नज़र नहीं आती। अच्छा, फिर इन प्राइसेस के हवाले से एक आ जाता है कि आगे आने वाले दिनों में जब थोड़ी सी कमी होती है तो वो कहते हैं जी अवाम के लिए खुशखबरी, प्राइसेस में कमी हो गई। तो जब आप डबल टिबल प्राइस करके उसको कम करेंगे तो वो आवाम के लिए खुशखबरी तो होती नहीं है, उस ज़ुमरे में भी खुशखबरी नहीं होती। सर, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपकी होलसेल मार्केट है, ये इसका निज़ाम कैसे चलता है? जो होलसेल प्राइस हैं और जो रिटेल प्राइस होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? और ओवरऑल आपकी जो मार्केट है, इसका जो निज़ाम है, ये आप कैसे चलाते हैं? रेट कैसे फिक्स करते हैं? कोई त्यौहार अगर आ जाता है तो क्या कोई प्लानिंग होती है कि रेट हमने बढ़ा देने, या फिर वही जो आपको प्रेशर आता है आगे पीछे से रेट हाई? प्रेशर की बात नहीं होती है यहाँ, हमारे इदारे खामोश हैं। कंज्यूमर राइट, प्राइस कंट्रोल, तमाम इदारे सोए पड़े हैं। देखें, जब तक वो अमल दरामद नहीं कराएंगे कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब आप दालों की ले लें, 80% हमारा इंपोर्ट है और दालों की कीमतें कम होती जा रही हैं, लेकिन आज तक कम नहीं हुई। रिटेल पे जाएंगी वही रेट पे बिक रहा है, जो हमारे 100-150 रुपए किलो कम हो चुके हैं दालों में, लेकिन रिटेल पे वही हालत है। अगर आप ये देखने जाएंगी कि गंदम में हम स्टॉक के लिए क्यों परमिशन दी, हमने फ्री मार्केट कर दी ना। फ्री मार्केट में हर कोई स्टॉक कर सकता है। अब उसमें कदगन तो कहीं नहीं है, कदगन कहीं नहीं है, आपने ही नहीं लगाई ना, आपने कोई मैकेनिज्म बनाया ही नहीं है। कोई कमिश्नर या DC कोई काम हो तो उनकी जवाबदारी है, कंज्यूमर राइट की जवाबदारी है, लेकिन ये पंजाब और सिंध तक की बातें हैं, यहीं क्रॉप होते हैं। और दूसरा, आप इंपोर्ट जब मंगाते हैं दालों की, ओवर इंपोर्ट क्यों अलाउ करते हैं? जब हमारे को 18 लाख टन मेट्रिक टन चाहिए तो मुख्तलिफ दालें, तो ओवर इंपोर्ट की इजाज़त क्यों देते हैं? ये ज़राए मुबादला क्यों ज़ाया करवाते हैं?
कोई पॉलिसी नहीं है, इंपोर्ट की पॉलिसी नहीं है, एक्सपोर्ट की पॉलिसी नहीं है। एक्सपोर्ट की अच्छा, एक्सपोर्ट में हम पीछे रह गए हैं क्योंकि हमें इंडिया और वियतनाम और सब बीट कर रहे हैं, तो हम तो पीछे हैं अभी। और हमें ये कहना है पड़ रहा है कि हम आगे जाके मुश्किलात झेलेंगे, और ज़रात पे अगर तवज्जो नहीं दी गई तो इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बन जाएगा। खुदारा इस मुल्क के लिए सोचें, अगर ज़रात रीढ़ की हड्डी है और किसानों को लेके चलें। सर, ये जो बात हम करते हैं ना कि इस मुल्क के लिए सोचे, तो सोचना तो बिल्कुल चाहिए। हमारा मुल्क है, हमारी कंट्री है, हम इसको आगे लेके जाना है, लेकिन ये सोचने का काम कौन करेगा? सर, ये आप जिस तरीके से आप लोगों के रिजर्वेशन होते हैं कि बात तो सुनी नहीं जाती, तो ये आप लोग कहाँ अपने रिजर्वेशन जो है वो जाहिर करते हैं? कौन सुनता है? कब इम्प्लीमेंट होता है? कभी तो हालात बेहतर होते होंगे, या सिचुएशन ऐसे चलती ही रहती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें नाजायज़ मुनाफाखोरी कहाँ होती है जी, कि आप रिटेल बेस पे जाएंगी तो बहुत महंगी चीज़ें हैं, सही। और होलसेल में जाएंगी, आप ऐसे चले जाएं बाजार में जी। तो आप इसका फर्क देखें। ग्रोसरी का तेल, घी, आटा, चावल सब बिकता है ना, तो आप ग्रोसरी का फर्क देखेंगी तो 20-25% आपको कम मिलेगा होलसेल में, और रिटेल पे 25% ज़्यादा मिलेगा। ये तो एक हमारे मुल्क का एक अलमिया है। हाँ। और हमें देखना ही नहीं पसंद। तो सर किसी कैसे, जैसे आप कह रहे हैं ना कि होलसेल पे ऑब्वियसली प्राइसेस कम होते हैं, और थोड़ा सा आवाम के लिए, थोड़ा सा आवाम को ऐसा लगता है कि जी होलसेल में चीज़ें सस्ती और सस्ती होती भी हैं। ये जो ग्रॉसरी है, इसके कारोबार में सबसे ज़्यादा मुनाफा कहाँ है? किस चीज़ में? ये कैसे ये जो है वो कंपैरिजन निकाल के इतना डिफरेंस निकाल लेते हैं? कोई भी चीज़ निकाल लें आप, तेल ले लें, घी ले लें, आटा ले लें, मुख्तलिफ दालें ले लें और आइटम ले लें, सब में आपको ओवर रेट मिलेंगे रिटेल पे। अच्छा। और होलसेल में वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। अच्छा। यानी 100 टन 1000 टन ऐसे बिकता है। वॉल्यूम जब उसका 1 रुपया नफा होगा तो वो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए डेली लेके जाता है। और रिटेलर वो तो अपनी बिजली भी खर्च कर रहा है और थोड़ा थोड़ा बेचता है 1 किलो। लेकिन जो बड़ी आप समझ लें स्टोर, बड़े स्टोर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़ी चेनें, उन पे क्या माहौल है आप बता दें। मैं सब यहाँ पे बताऊं। जी, बिल्कुल। बारकोड का सिस्टम भी, बारकोड है ना, बारकोड आपने किया, जिससे मेरी वाइफ कोड को पंच हो गया, लेकिन किसी पे प्राइस नहीं लिखे हुए, एक रेक पे लिखा हुआ है, लेकिन रेक लेके तो भूल जाता है आदमी, डालता रहता है, और जब वो पंच करता है तो उसको पता चलता है कि इसके रेट ये। अच्छा, मैं बताऊं ना, मैं अपना, क्योंकि होलसेल उन सबसे राब्ते में रहता हूँ, तो मैं अपनी वाइफ को ये बोलता हूँ कि मेरे घर के पास एक होलसेल का छोटी सी दुकान है गुलशन के पास। मैं वहाँ से लेकर, मैं सिर्फ एक बताऊँ कि ये सारी जैसे दूध आ गया, दूसरी ग्रोसरीज आ गई, वो आ गई, तो वो मैं जाके एक साथ ही लेकर आता हूँ। मतलब ये मॉल से भी सस्ता पड़ता है। अच्छा। अब मैं एक कोल्ड ड्रिंक की मिसाल दूं, मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता हूँ, डांट भी पड़ती है, तो मैं दुकान से लेता हूँ तो 210 रुपए की 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक, नाम नहीं ले सकते कोल्ड ड्रिंक का, ठीक है। और वो होलसेल से सब, आप यकीन करें, 160 रुपए की लाता हूँ लोग, 160 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक पे मैंने कितना बचाया? 70 रुपए। फिर इसके बाद मैं दूध के कार्टन लेकर आता हूँ, तो दूध के कार्टन जो दुकान पे मिल रहा है 360 रुपए का, 360 रुपए का, वो मैं वहाँ से कितने का लाता हूँ? 325 रुपए का। मैंने बचाया ह्यूज डिफरेंस। हाँ, ठीक है। अब मैंने जो बताया यहाँ पे कि महंगाई की जो वजह है वो रिटेलर्स हैं। अब उनके खर्चे हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। देखें आप, प्राइस जैसे ये होलसेल में जो इन्होंने बताया ना, बल्क में बेचते हैं, ट्रक आके लगता है, वो पूरे जो शहर में, ज़िला में जाके सेंट्रल में उधर देता है, ट्रक में लोड होती चीनी, दालें, ये सब एक ट्रक में लोड होके वहाँ से निकलता है, फिर जाके वो सप्लाई करता है, 2 बोरी उतार दो, 1 बोरी उतार दो, तो 1 बोरी 50 किलो या 100 किलो की होती है। तो उसकी जो प्राइसिंग है, उसको वहाँ होलसेल वाला 1-1 रुपए 1.5 रुपए पे काम कर रहा हो। लेकिन दुकानदार जब खोल के बेचता है, आप हैरान होंगी कि अभी आप पूछें इनसे, लाइव में पूछें कि चीनी के क्या रेट है होलसेल में। मैं आपको बताता हूँ, दुकानदार जो अलग अलग एरिया में, आप गुलशन में जाएँ, फेडरल एरिया में जाएँ, नौरनाबाद जाएँ, न्यू कराची जाएँ, डिफेंस जाएँ, डिफेंस में 200 रुपये किलो चीनी है। क्यों? हाँ बिल्कुल। ये क्या, ये जरा सा बताएं। ये आप देखें, मैं आपको एक बात कहूँ, एक तजवीज़ भी देना चाहता हूँ आपको, कि देखिए चीनी में कोहराम मचा है ना, आप यकीनन माने या ना माने कि 100 रुपए की किलो कोस्टिंग के साथ बनती है चीनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही। अब 200 रुपए बिक रही है, यही कोहराम है ना, फ्री मार्केट है ना जी। अब इसी फ्री मार्केट के चक्कर में आपने ये भी एक कोहराम अब नया जन्म ले दिया है, और ये बहरान नया जन्म लेगा। मैं आपको कबल वक्त बता के जा रहा हूँ, आटे का बहुत बड़ा कबल वक्त बता रहा हूँ।
सही। और यकीन माने जब एलीट क्लास के पास ये चीजें आ जाती हैं, हाँ। तो आपने जखीरा तो खुद अलाउ किया है ना, कोई इस पर कदगन तो नहीं की ना। सही। जब कदगन ही नहीं है, कुछ प्राइस भी फिक्स नहीं है, हाँ। तो फिर हर आदमी अपनी मर्जी से बेचेगा। हाँ। जाहिर सी बात है, जिसको होल्ड करने की ताकत है होल्ड करता है, जिसको बेचने की ताकत है वो बेचता है। ओवरऑल जो है वो निजाम को ठीक करने की जरूरत है। अब और चावल में आज आप की देख जो- लें, हाँ, ये इन्होंने जी, फरमाया अभी जी, जी, कि हमारे यहाँ होलसेल में 300 रुपए किलो है चावल। जी। आप 500 रुपए से कम या हाँ, 550 सर, रुपए बिल्कुल से सही कह रहे हैं, कम दिखा 550, देंगे 600 रुपए से तो कम मैं मान लूंगा। चावल नहीं है वाकई में, और मैं हैरान हो गई हूँ ये प्राइस सुन के कि 300 रुपए चावल के जिस तरीके से। चावल का कभी हमें नहीं बताया। हाँ। 300 रुपए अच्छा वाला चावल। चले जी, मेरे शो पे तो बता दिया ना। अच्छे वाले चावल जो है वो 300 रुपए जनाब। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया अशरफ भाई हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भाई कुछ बात करते हैं अब खवातीन के हवाले से। अच्छा, खवातीन के ना बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, लेकिन आज जिस इशू पे हम बात कर रहे हैं ना वो है चैलेंजेस, कि खवातीन को, लड़कियों को नॉर्मली ज़िंदगी में, घर से बाहर क्या चैलेंजेस जो है उनका सामना करना पड़ता है, क्या मुश्किलात होती हैं जिनसे वो गुजर रही होती हैं, जिन मुश्किलात को वो फेस कर रही होती हैं, लेकिन वो किसी को पता नहीं होते। मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ अनसीन चीज़ें होती हैं, कुछ अनहेयरिंग थिंग्स होती हैं जिसको बताने के लिए भी बड़ा टाइम चाहिए होता है या समझने के लिए भी बड़ा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो समझा के या बता के नहीं कही जा सकती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप फेस कर रहे होते हैं या बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको तंग कर रहे होते हैं, लेकिन आप उनकी ज़बान में उनसे बात नहीं कर सकते, या फिर आप दूसरे को किसी को नहीं बता सकते। बहुत सारी ऐसी रिजर्वेशंस होती हैं ख़वातीन की जो वो किसी को नहीं कह पाती, लेकिन वो भी चैलेंजेस के ज़ुमरे में ही आती हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो डॉक्टर मखदूम हैं और हमारे साथ जो हैं वो माहीन हैं, और ये हमारे दोनों जो हैं बड़े फ्रीक्वेंट गेस्ट और बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। चलिए जी मखदूम, आपसे स्टार्ट करते हैं। मखदूम ये बताएं कि यूजुअली ख़वातीन को, वैसे तो जो वर्किंग वुमेंस होती हैं स्पेशली, उनको बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश होते हैं, लेकिन आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि आपके साथ ख़वातीन कोलीग्स भी होंगी और 10,000 दफ़ा इस तरह की बातें भी हुई होंगी कि भाई देखिए ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको लगता है कि ख़वातीन फेस करती हैं और उसके बारे में शायद वो किसी से जिक्र भी नहीं कर पाती? अच्छा, सबसे पहला जो आज के भी इस डिजिटल दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में जो है वो है, मुझे ऐसा लगता है कि तालीमी जो है वो, मतलब आला तालीमी जो है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। ख़ासतौर पर हमारी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ की पॉपुलेशन है, और वहाँ पर मेजॉरिटी, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी इस तरह के लोग हैं कि जो स्कूल तक पहुँचती ही नहीं है। मतलब बचपन से लेकर ख़वातीन स्कूल जाती ही नहीं है। कुछ जो भी जाती हैं तो मैक्सिमम मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, कुछ ऐसी होती हैं जो कि बैचलर्स भी करती हैं। लेकिन जो एक आला तालीम यानी हायर एजुकेशन वाली जो एक रेशो है, उसमें बहुत बड़ी चीज़ें आज भी हैं, और इस चीज़ को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हम देखते हैं भाई कराची, हैदराबाद, सक्कर, इस तरह के जो शहर हैं उनमें तो एजुकेशन हो रही है जो है ना, वो लड़कियां मतलब स्कूल कॉलेजेस जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रही हैं, लेकिन आज भी हमारे देही इलाकों में कितनी सारी लड़कियां हैं जिन्होंने स्कूल का जो है ना वो मतलब मुँह तक नहीं देखा होता। उसके बाद की फिर अगर बात करें तो मुआशी हालात में सबसे पहले ये है कि अगर एक दिहाई पीछे चले जाएं उसकी कंपैरिजन में, आजकल वर्किंग वुमेन ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे बड़ा उनको जो मुझे लगता है प्रॉब्लम आता है कि मेन के मुकाबले में उसको जो सैलरी है वो कम दी जाती है। फिर जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब कोई एक निशानदेही नहीं करते, हर जगह ही इस तरह मसला है कि वो हरासा किया जाता है उनको। मतलब अब जाहिर सी बात है कि अगर वो कमाने के लिए आ रही है तो भाई हम भी तो, मतलब जो मर्द हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी भी तो माएँ बहनें होंगी, तो आप कम से कम उनको एक प्रोटेक्टिव के तौर पर उनके साथ चला करें। लेकिन उनके आए दिन हरासा के केसेस आजकल सोशल मीडिया पे मतलब देखे बंदा तो आए दिन कोई ना कोई केस दिख रहा होता है। फिर तीसरी जो इसमें बात आ जाती है वो आ जाती है सेहत। बीइंग अ डॉक्टर अगर मैं बात करूँ तो जब टीन एजेस में एक औरत दाखिल होती है, लाजमी तौर पर उसको आयरन फोलिक एसिड लेना है, क्योंकि एक माहवारी के दरमियान जो उसका ब्लड लॉस होता है उसमें उसको एनीमिया, आयरन लॉस जो है ना वो उसका आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि उसका ब्लड लॉस हो रहा होता है तो उसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। मेजॉरिटी कोई उंगलियों पर गिनने जैसी औरतें होंगी हमारे पूरे पाकिस्तान में जो डेली बेसिस पे एक आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट ले रही होंगी, लेकिन कोई नहीं लेता। फिर आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो प्री क्लैम्सिया यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, बेबी शुगर ये बढ़ जाना, इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल आते हैं। फिर आके चलते हैं तो अगर कोई टॉपिक प्रेगनेंसी होती है यानी फॉल्स प्रेगनेंसी कहते हैं, फिर उसमें यह कि प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है। तो इन ऐसी सिचुएशन में आते हैं। आजकल पढ़ी लिखी फैमिलियों को भी इतना अरसा लगाना पड़ता है काउंसलिंग करने में, जो हमारे ऑब्सेंट गायनी के जो
स्पेशलिस्ट हैं, हाँ। उनको भी करना होता है। तो सेहत से रिलेटेड बहुत सारे मसाले, मैंने तो सेहत से बेसिक related बताए, भी बहुत सारे मसाले, मैंने हाँ, तो वैसे बेसिक तो बताया, हाँ, लेकिन हाँ। और भी अगर बात करेंगे तो शायद पूरे शो का टाइम इसमें निकल जाएगा कि सिर्फ सेहत के उसमें कितने रह ज्यादा जाएगा। जो है मसाले, मतलब सेहत से लेके प्रोफेशनल लाइफ एग्जैक्टली तक। फिर आखिरी बात पे आते हैं, चैलेंजेस फिर आखिरी बात पे आते हैं कि सोशल मीडिया आजकल चूंकि एक दौर है कि हर कोई अपने पिक्चर और वीडियोस और उस तरह से जो है ना व्लॉगिंग और इसमें जो है ना वो चला जाता है। हाँ। तो उसमें भी काफी सारे इस तरह से है कि फिर एआई जनरेटेड जो है ना वो वीडियोस आती हैं। फिर एक औरत है ऑलरेडी जो उनकी फैमिली होती है वो इस मामले में होती नहीं है फेवर में कि भाई आप अपनी पिक्चर्स को सोशल मीडिया पे रखें, मीडिया पे करें। हाँ, तो वो ये है कि फिर उसमें जो है उसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही होती है, या तो वो सुसाइड कर लेती हैं या फिर ऐसा है कि उसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का वो शिकार हो जाती है। सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है ना खवातीन का इटसेल्फ, कि उनको अपने नर्व्स को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और उसके बाद फिर अगर वो कोई काम करने का इरादा करती है तो वो काम करें। माइन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि चैलेंजेस क्या होते हैं? मतलब मखदूम ने बहुत बेसिक से लेके जो है प्रोफेशनल लाइफ तक के चैलेंजेस बताएं कि सबसे बड़ा चैलेंज तो इटसेल्फ खवातीन की सेहत, और फिर वो उनकी वीकनेसेस, और फिर उनका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत जल्दी परेशान हो जाना, या कोई भी डिसीजन या कोई भी कमेंट उनके हवाले से आए तो उसके ऊपर फ़ौरन से रिएक्ट कर देना। इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या मेगा ऐसे जो है वो चैलेंजेस हैं जो वो फेस? ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ अ चैलेंज, एंड लेकिन ज़्यादातर हम लोगों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही बड़े चैलेंजेस हर किसी के लिए हर हिसाब से, जैसे आप वट एवर द स्टेटस यू आर लिविंग इन, तो उसके हिसाब से चैलेंजेस होते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोअर इनकम में रह रहे हो तो उनके अपने एक चैलेंजेस हैं, मिडिल टीयर के अपने चैलेंजेस हैं, हाई सोसाइटी के अपने चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस आई थिंक सबके लिए है और सारी ख़वातीन के लिए। बट हम जब बात करते हैं, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द माइंडसेट आपके घर से। ये चैलेंजेस तो हम जब हमारी ख़वातीन या बच्चियाँ यू नो व्हेन दे आर बोर्न, एंड उसके बाद जब वो घर में तरबियत हो रही होती है तो उसी टाइम से उनके चैलेंजेस स्टार्ट हो गए होते हैं। बट हमारे घर के, हमारे माहौल में क्या माइंडसेट है, उनको किस तरह की तरबियत दी जा रही है, उनको क्या सिखाया जा रहा है, तो ये बहुत मैटर करता है। कंजर्वेटिव भी होते हैं, बट देखिए हर चीज़ की एक बाउंड्री होती है, राइट एंड रॉन्ग की हर चीज़ में। मगर हमें चाहिए कि उन बच्चियों को ना वो सारा कॉन्फिडेंस दें, ट्रस्ट दें, उनका माइंडसेट चेंज करें। अगर घर से वो चीज़ शुरू नहीं होगी, और आप जब बच्चियाँ बहुत, इन्होंने जिस तरह कहा कि बहुत लाइक मुमकिन होता है, या एक एवरेज वो है पढ़ाई के मैट्रिक के बाद बच्चियाँ नहीं पढ़ती हैं, ठीक है ना, लोअर उस पर और देहातों में। तो उसमें ये होता है कि अगर आप वो बहुत कम बच्चियाँ जब बाहर और आगे पढ़ने चाहती हैं और आगे जाती हैं, तो उनके लिए एक डिफरेंट चैलेंज होता है, बिकॉज उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया होता, उनको वो माहौल नहीं दिया गया होता, उनकी बात नहीं सुनी गई होती। तो ये चैलेंज एक बहुत ज़्यादा स्टार्ट्स फ्रॉम होम होता है। उसके बाद बट देखिए, इवन फॉर द वर्किंग वेमेन, हम आज इधर की बात करें अर्बन एरिया की, आप जी, उसमें अलग किस्म के चैलेंजेस हैं। आप जाते हो वर्क प्लेस पे, व्हेन यू मतलब आप द मोमेंट यू लीव योर हाउस देयर इज अ चैलेंज, यू गो टू द वर्क प्लेस, हर तरह के चैलेंजेस, जिनके बच्चे हैं उनके लिए एक डिफरेंट चैलेंज है। इवन आज आप देखें कि करियर में ग्रो करने के लिए एक चैलेंज है। पढ़ाई तो चलो एक स्टेज होता है, पढ़ाई आपने कर ली, फिर करियर में जब आते हैं वहाँ एक रैट रेस लगी हुई है। पढ़ाई का तो ये ना कि जब हम 1 क्लास से, मतलब वो तो नर्सरी तो खैर उसको एड ऑन ही नहीं करते हम, लेकिन 1 क्लास से अगर हम पढ़ के 10th तक आते तो 10th में अच्छे ग्रेड्स चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए टू गेट एडमिशन। फिर उसके बाद आप इंटर में होते हैं, फिर उसमें आपको अच्छे मार्क्स चाहिए टू गो टू द यूनिवर्सिटी। फिर यूनिवर्सिटी का कंपटीशन अलग है। तो कंपटीशन जो है ना वो ऐसा नहीं है कि फीमेल्स की ज़िंदगी में कोई कंपटीशन नहीं है, चैलेंजेस नहीं है, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं। फिर माइंड सबसे एक बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, कोई भी फील्ड सेलेक्ट करते हुए आप ये ज़रूर देख रहे होते हैं, आपके घर वाले ज़रूर देख रहे होते हैं कि ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। बस लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। जितनी ख़वातीन जिन्होंने ऑप्ट किया होता है डॉक्टरेट के लिए या डॉक्टरी उन्होंने की होती है, बट उस फील्ड में आने के बाद आज हम जब पूछते हैं कि आर यू प्रैक्टिसिंग, नहीं जी, हम करोड़ों रुपए जो है ना वो ज़ाया कर दिए गवर्नमेंट के एक चैलेंज पे। और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल देखिए, हम घर भी चलाएं, आप बच्चों को भी देखें, मगर ये अपना प्रैक्टिस ज़रा पैशन को रखें। बट वही बात होती है कि आप सेक्रीफाइस कर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सीट है, जो आपने एक सीट रिजर्व की होती है अपने मेडिकल की, और आपने पूरा मेडिकल किया होता है, वो फिर आप ज़ाया कर देते हो। कोई और भी डॉक्टर नहीं आता बन के प्रोफेशन में, बिकॉज आजकल पाकिस्तान में वैसे ही डॉक्टर्स की कमी है। अगर आप देखा जाए, जब आपको इमरजेंसीज होती हैं, चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल्स में,
सो यू नीड डॉक्टर्स, एंड वो डॉक्टर्स फिर वो घर बैठ जाती हैं, फिर वो आगे प्रोफेशन को नहीं कैरी ऑन करती। सही। तो एक ये भी एक चैलेंज ही आ जाता हाँ, है। बिल्कुल सही। ऐसे ही है। फिर करियर में ग्रो करने के लिए बहुत सारे, जैसे हम खवातीन हाँ। काम कर रही हैं तो उनको एक डे टू डे चैलेंज आता ही आता है, सही। बिकॉज इंक्लूसिविटी जिसको कहते हैं, अब बहुत ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस आने शुरू हो गई है कि डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, डिफरेंट कंट्रीज से भी हमें प्रेशर होता है व्हेन यू टॉक अबाउट, बट ये वाली चीज़ पहले अगर हम 5 साल पहले देखें तो ये इस पे बात नहीं होती थी। अगर आपकी सीट्स आती थी या आपको करियर का अपॉर्चुनिटीज़ आती थी तो उसमें हमेशा लिख दिया जाता था ना कि ओनली मेन कैन अप्लाई या चीज़ें, तो उसमें भी बहुत लिमिटेड। चले अब थोड़ा सा ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना, इसको ख़त्म कर दिया है। अच्छा, ख़वातीन के जो चैलेंजेस है ना, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज एक ये है कि फैमिली से लेके प्रोफेशनल लाइफ हर कोई उनको जज करता है। एग्जैक्टली। हर कोई उनको जज करता है। अच्छा, इसको ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती है, अच्छा ये इससे होगा नहीं। इसकी मिसाल आप रोड से, ड्राइविंग से लेके आप किसी भी प्रोफेशनल सर्टिफाइड फील्ड तक देख लें। अगर कोई खातून ने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है, यानी ऑस्कर भी अगर उसने ले लिया है ना, उसके पीछे भी 4 लोग ऐसे होंगे जो बात कर रहे होंगे कि नहीं ये शायद तुक्का ही लग गया है। तो यहाँ ये माइंडसेट की तुक्का लग बात गया आ है। जाती है ना कि मतलब हमें वो हमारे माशरे का माइंडसेट ये चेंज क्यों करना नहीं है। मखदूम, देखिए। क्यों नहीं ये कैलकुलेट या असिस्ट कर पाते कि नहीं इनकी भी सलाहियत हमारी जितनी हो सकती है। एक्चुअली आई हैड ऑब्जर्व कि हाँ। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है इसमें उसमें ये है कि इस तरह की बातें सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी की जाती हैं। मतलब आप लेकिन उनको इतना जज नहीं किया जाता ना भाई। अगर कोई मर्द है और उसने जाके कोई अवार्ड रिसीव किया है तो लोग कहेंगे हाँ भाई वाह ज़बरदस्त, बहुत मेहनत की होगी। खातून ने अगर किसी को अवार्ड मिला है, या किसी ने कोई जहाज़ उड़ा लिया है, या किसी ने कोई नासा में जाकर कोई काम कर लिया है, तो लोग उसको कहते हैं ओहो अच्छा, मतलब उसको अप्रिशिएट करने में भी टाइम लग जाता है कि ये कैसे स्ट्रगल आप पॉसिबल है। अप्रिशिएट नहीं करेंगे, स्ट्रगल को नहीं हाँ, देखेंगे, आप कहेंगे शायद अचानक यहाँ पहुँच गए। यही तो मैंने कहा ना, ये कुछ देखिए, ये अचानक एक ना पहुंच गया, परसेप्शन का है। लग गया होगा। देखिए, हाँ। ये एक परसेप्शन का है कि एक बंदा उस चीज़ को किस तरह से देख रहा है, सबसे पहली बात। लेकिन मैंने ये वाली बात कही कि सेम चीज़ मर्दों के लिए भी होती है, खवातीन के लिए भी होती है। अब बात करते होती है उसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि भाई वक्त के जाहिल लोगों ने पैगंबरों को भी नहीं बख्शा था। मतलब महबूबे खुदा मजनू बोल दिया, जादूगर बोलते थे, वो करते थे, तो वो भी तो मर्द थे। लेकिन बात क्या है कि आपने इस चीज़ को समझना है आप क्या हो, आपने यहाँ तक पहुँचने में कितनी स्ट्रगल की। अगर आपका अपना पीस ऑफ माइंड जो है ना वो बरकरार है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी है, आपकी सेल्फ सेटिस्फिकेशन है, तो लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इस बात पे बैठ के लेकिन वो जो क्योंकि सोचना एक चाहिए। सेंसिटिव एंगल होता है ना हर खातून के अंदर, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है वो कि हम मैंने लोगों बताया के ना कि कमेंट्स ज्यादा एक चीज को शायद सर पे ले लेते हैं, एक या चीज इस को हवाले से। बंदा कैसे ले रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। मेरे खिलाफ अगर पीठ पीछे बातें हो रही हैं और होती भी हैं, मतलब वो होती हैं, तो उसको मैं कैसे कंसीडर करूं, दैट वुड बी द अभी मैं ग्रेट ब्रेक के थिंग। लिंक में पूछती हूँ कौन कौन से कुलीग्स आपकी पीठ पीछे हाँ, बातें करते बिल्कुल। चले जी। ये देखें, मर्दों के भी शिकवे जो है वो सामने आ रहे हैं शो में। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि अगर एक खातून कॉन्फिडेंट हो तो क्या फिर कोई चीज़ ऐसी जो कि नेगेटिव हो उनके ऊपर असर करती है, या उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर करेंगे बात छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। ख़वातीन के चैलेंजेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एक खातून, एक लड़की, एक बच्ची कॉन्फिडेंट हो तो वो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या वंडर्स कर सकती है, क्या क्या चेंजेस ला सकती है और किस तरीके से बेहतरीन लाइफ गुजार सकती है, ये ज़रा बताएं माहीन। कि कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट वर्क हार्ड, इट्स ऑल अबाउट फेथ। अगर एक खातून में ये तीनों चीज़ें हैं तो क्या कितनी सक्सेसफुल हो सकती हैं, और वो जो लोगों की बातें होती हैं, जो जजमेंट होती है, उसे किस तरीके से वो फिर बड़ी आसानी से बाहर आ सकती है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो आपने बोली हैं हाँ। ना, ये आपको जब बचपन से घर में आपको वो चीज़ें आपके इनकलकेट की जाती हैं, आपको तरबियत में डाली जाती है, आपको एक्शन से वो अथॉरिटी या वो रूम दिया जाता है, तो आप में आती है, आपको एक्सपोजर दिया जाता है। इन चीज़ों को ट्रैवलिंग से कह लें या घर के बाहर जाने से, आप पेरेंट्स के साथ जाते हो, करते हो, आप उनके साथ डीलिंग्स करते हो, उनकी जैसे आप अगर बिजनेस मीटिंग्स हैं चीज़ें, तो आपको ये बड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। कॉन्फिडेंस इज़ नॉट समथिंग कि आप बैठे बैठे बोलो कि मैंने आपको कॉन्फिडेंस दे दिया या आप पे ट्रस्ट हो गया। आप बच्चों को उतना रूम दो कि वो अपने डिसीजंस ले सकें और उनको फिर बताओ कि राइट एंड रॉन्ग क्या है। बिकॉज देर इज़ अ लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। तो आपने ये भी बताना है कि जब आप कॉन्फिडेंट हो और ट्रस्ट आप बिल्टअप कर रहे हो
तो आपने ओवरबोर्ड नहीं जाना, बिकॉज यहाँ देखिए दोनों जेंडर्स मिसयूज करने में थोड़ी सी देयर इज़ अ लाइन बिटवीन, मगर जब आपके पास ये चीज़ें हों और आप जब अपने राइट पे चल रहे हों और आप अपनी कामयाबी की सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप ले रहे हों, तो आपको लोगों की बातें असर नहीं करती। हाँ, इनिशियल स्टेजेस में आपको करती है कि यू नो आपको इस तरह क्यों कहा, आप पे क्रिटिसिज्म क्यों आ रही है, बट देन यू शुड टेक दैट क्रिटिसिज्म एज अ पॉजिटिव साइन। देयर टू वेज, आई हैड सो मेनी इंस्टेंस इन माई करियर कि जहाँ इन चीज़ों से मैं पीछे रुक सकती थी, मैं उसी चीज़ को लेके डिप्रेशन में चली जाती, रोती पीटती, यू नो ऑल दैट, एंड अपने आप को विक्टिम महसूस करती, खुद ही विक्टिम महसूस करती आई है। टुक अनदर स्टेप पॉजिटिव कि नहीं, अगर लोग कह रहे हैं आई एम क्रिटिसाइज्ड, तो दैट मींस आई एम मेकिंग अ डिफरेंस इन द सोसाइटी। और बात वही है कि अगर आपको दुख हो रहा है या रोना आ रहा है तो रो लें, लेकिन उसको वीकनेस ना बनाएं। इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, आप रोएं, आपकी जो फीलिंग्स हैं आप शेयर करें, आप शेयर अपने कर लें, फ्रेंड्स रो से, जाएं अपने आप, पेरेंट्स से, अपने मदर से, जिससे भी यू फील क्लोज इन योर क्लोज एनवायरनमेंट, इट्स अ सेफ प्लेस फॉर यू, आप करें। उसके बाद कम अप एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है तो आप उसके एतराफ़ से, उसकी चीज़ों से हट जाएं, या आप उसको अपने आप पे असर नहीं होने दें। आपने जो फोकस है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक फोकस बनाया है कि यू हैव टू रीच अ सर्टेन पोजीशन एट अ सर्टेन लेवल ऑफ लाइफ, तो आपको ये चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए। स्पेशली व्हेन यू स्पोक अबाउट पायलट्स, आई एम श्योर अगर हम पायलट्स जो हमारी नई बच्चियां आ रही हैं, पायलट बन रही हैं, कर रही हैं, इनके भी स्ट्रगल हम देखें तो कोई ऐसा नहीं है कि दे कमिंग फ्रॉम यू नो टॉप टियर फैमिलीज, बेचारी वो भी एक डिफरेंट शहरों से आ रही हैं, डिफरेंट शहरों से आ रही हैं। कराची हैज मोर अपॉर्चुनिटी और बड़े बड़े ख्वाब लेकर आती हैं वो यहाँ। आई थिंक अभी रिसेंटली आई सॉ अ न्यूज़ के कोई स्मॉल विलेज या सिटी से बच्ची गई है हार्वर्ड वगैरह या कहीं, हार्वर्ड भी गई है। और दूसरा ये है कि अभी जो फिशरीज सोसाइटी है वहाँ से भी एक खातून जो है वो चेयरपर्सन बनी है। वी विल इनवाइट हर, क्योंकि ये देखें ना, ये वो एरियाज हैं, ये वो छोटे एरियाज हैं जो कि बताते हैं कि भाई अगर यहाँ से उठ के कोई इतना आगे आ सकता है तो एक वो लड़की या खातून जिसको वाकई थोड़ी बहुत आज़ादी है, जिसके घर का माहौल वाकई बहुत अच्छा है, वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। उसको वो घर वालों ने एक सपोर्ट दी होगी, सपोर्ट सिस्टम, कि जो लोग कह रहे हैं मोहल्ले में, कम्युनिटी में, एरिया में, लेट इट बी। अगर उसमें एक पैशन होगा, उसका एक विजन होगा, ड्रीम होगा, तो उसको किसी चीज़ ने नहीं रोका होगा, बट उस पे उसके साथ ज़्यादा चैलेंजेस आए होंगे, ज़्यादा चैलेंजेस। सबसे पहले अगर इस पर जो है ना बात करते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग इसे समझते हैं कि इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है, तो उनके लिए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि औरत हकीर तबका नहीं है, उनके भी हुकूक और वो चीज़ें देनी जाए। तो इसलिए मर्दों के लिए जो अब सॉल्यूशन बेस्ड बात करने पे आते हैं तो कभी भी इस तरह से नहीं सोचे कि भाई औरत कुछ नहीं कर सकती या उसके लिए मतलब वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो हम इस अब थॉट से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया के पैटर्न ऑफ जो थिंकिंग है वो बदल चुका है, स्कूल ऑफ थॉट बदल चुका है। तो इस चीज़ पे आ जाए। अब आते हैं ख़वातीन की बात पर कि जितने भी उनको मसाइल, अभी हमने काफ़ी डिस्कशन की, सॉल्यूशन बेस्ड अगर उस पर बात करते हैं तो एक छोटी सी स्टोरी से इस चीज़ को समझते हैं कि भाई एक टर्टल है, उसके ऊपर एक शेल होता है, दैट वुड बी प्रोटेक्शन, राइट। अगर वो उस प्रोटेक्शन से बाहर आने के बाद ये बात फील कर रही है कि अब मैं आज़ाद हो गई हूँ, तो असल में उसने अपनी हिफाजत का सामान खो दिया है। तो हमारी जो फैमिली है, स्पेशली हमारे फादर हैं या फिर सिस्टर्स के लिए जो सिबलिंग्स हैं ना, कि ये तो जेंडर, ये जिस तरह से उनको करना ऐसा चाहिए कि फादर को, भाई को एक्चुअली उनको अपने साथ एक मतलब बेटी वाला और भाई वाला तो एक अलग है ही, आप उनके साथ एक दोस्ती का जो है ना वो रखें, ताकि आगे चलकर अल्लाह ना करे लाइफ में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जितना वो आपके को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, उतना कोई नहीं कर सकता। ये जो आपने प्रोटेक्शन की बात की है ना, इसमें जहाँ पर लोग ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना कि भाई अगर कोई लड़की जा रही है तो उसको कह रहे हैं कि आप भाई के साथ चले जाएं तो आपकी प्रोटेक्शन होगी, तो ये गलत बात नहीं है। आप भाई के साथ चली जाइए। आप का भाई जब बाहर जा रहा है तो भी तो अम्मी कहती हैं या घर वाले कहते हैं कि भाई आयतल कुर्सी पढ़ के जाना, कब तक वापस आओगे, कितनी देर तक आओगे। लेकिन क्योंकि आप खातून हैं, आप बहन हैं, आप माँ हैं, आप बेटी हैं, तो आप भाई के साथ बाहर नहीं जा सकती। लेकिन अपनी जो विशेज है, अपने जो कंसर्न है, उसका इजहार आप भाई से भी करते हैं कि भाई आप कितनी देर तक वापस आएंगे, कहाँ जा रहे हैं, घर पहुंच गए, नहीं पहुंच गए। तो ये सिर्फ दिमागों के बनाए हुए खलल हैं जो खवातीन ये समझती है कि हमें कह दिया कि भाई को साथ ले जाओ तो भाई ले जाए। अच्छा, कह भी कौन रही है? सबसे पहले आप देखें ना, कह भी कौन रही है? आपकी माँ बोल रही है। क्यों बोल रही है? क्योंकि
माशरे के हालात वैसे हैं। Obviously। तो उस वजह से इस चीज़ को इसको इस वे में कंसिडर किया जाए। दूसरा ये है कि आजकल जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए मैं इतना कहूँगा कि अक्सर ख़वातीन को लगने लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे पोस्ट कर लिया, वहाँ पे एरे गेरे इतने सारे मतलब जो है ना मर्द है उन्होंने कमेंट कर लिया, अब उनको लग जाएगा कि भाई चाहने वाले बहुत होंगे। ऐसा नहीं यार, आपके इस्तेमाल करने वाले बहुत हैं, चाहने वाले नहीं है। तो आप अपनी जो एक मैरिड लाइफ आपकी चल रही है, आपके बच्चे हैं, आपके खामद है, आप उनसे उस चीज़ को, तो क्योंकि अभी सिर्फ ख़वातीन की बात हो रही, तो मैं सिर्फ उन्हीं मसाइल पे ही आ रहा हूँ कि आपको लगने लगता है कि आप आज़ाद हैं, अब आप सारी चीज़ें नहीं है, आप अपने हिफाजत का सामान जिंदगी में कोई भी नहीं है, आज़ाद तो जिंदगी में कोई भी नहीं है, हर चीज़ का एक निज़ाम है, एक रूल है, तो आप उसी के तहत चलते हैं ना। लेकिन मैंने पहली भी बात की, इस बात नहीं है कि हम अपने मुआशरे के हालात की बेसिस पे, अपनी सोसाइटी, कुछ चंद लोगों की वजह से हम फिर ख़वातीन को घर से निकलने ना दें, निकलें भी तो वो पर्दे वाला जो तो ये जो वेस्टर्न कल्चर है जिससे मुतासिर होकर यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी बातें की जाती है ना, तो जो वो वेस्टर्न कल्चर है जिसमें वो ख़वातीन इस बात से बड़ा इन्फ्लुएंस हो रही होती हैं या लड़के बड़ा इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं कि वहाँ पर तो देखिए जी पेरेंट्स इतनी आज़ादी देते हैं और वो तो फिर अपने साथ भी नहीं रखते, वो तो अलग अलग रह रहे होते हैं। तो जी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वेस्ट में भी यही सारी सूरत हाल होती है। उनके पेरेंट्स उनसे नाराज़ हो जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, इसलिए वो अलग रहते हैं क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपके पेरेंट्स जो है ना वो बड़े अच्छे हैं ना, वो आपको घर से बाहर निकालते हैं ना, वो आपका खाना बंद करते हैं ना, आपकी पॉकेट मनी बंद करते हैं, वो आप ही के साथ रहते हैं और अपने साथ ही रखते हैं आपको, बेशक 2 थप्पड़ मार के रखे वो। तो ये सिचुएशन होती है। आपको बाहर की चीज बहुत अच्छी लगती है, दूर की, बट व्हेन यू गो एंड ट्रैवल एंड सी ना, तो वो आज भी जो पुरानी फैमिलीज हैं जो वेस्टर्न कल्चरल में है और सारा कुछ है, वो एथिक्स को बहुत प्रायोरिटी देते हैं उन चीज़ों को, और वो हमारे जैसा ही उनका बहुत करीब से देखा जाए तो वैसे ही माहौल है। बट वो जो आपको मीडिया और चीज़ें दिखाते हैं वो वेरी डिफरेंट दिखाते हैं। आपको हमेशा बैठे हुए चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, यू नो, इट्स ऑलवेज द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इवन अगर आप कराची में हो, कहीं भी हो, किसी भी सिटी में हो, आपको दूसरे की एक ग्लैमर लाइफ नज़र आ रही होती है, वो उसके पीछे जो स्ट्रगल है, चैलेंजेस है, वो नज़र नहीं आते। वो आप देखते हो कि एक टॉप पोजीशन पे एक विमेन आ गई है और उसने ये कामयाबी ले ली है, वो कामयाबी आपको बड़ा अच्छा वो फील कराती है। मगर इट्स गुड, आप मोटिवेट हो, अगले को मोटिवेट करो, मगर जो चैलेंजेस है उनसे डिस्कस करो कि व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, एंड इट्स अ चैलेंज ऑफ 20-25 इयर्स, इट्स नॉट अ वन डे थिंग। मतलब अगर कोई भी वेस्ट के कल्चर से सिर्फ इसलिए मुतासिर है कि उनके पास फ्रीडम है या वो अकेले रहते हैं या वो बैचलर्स हैं, वो अपनी मर्जी कर सकते हैं, तो वो इसलिए कर सकते हैं कि उनके पेरेंट्स को उनकी फ़िक्र नहीं है, उनको खुद को अपने पेरेंट्स की फ़िक्र नहीं है, वो इसलिए कर सकते हैं। मैं एक बहुत ज़बरदस्त ना सोशल मीडिया पर बल्कि एक वायरल वीडियो ही थी, कभी टाइम मिला तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उसमें 3 लोग दिखाए हुए थे, उन्होंने 3 लड़कियाँ उन्होंने इस तरह से दिखाई थी कि तीनों लड़कियाँ हैं, वो वेस्ट में ही रहती हैं और वो एक सिटी से दूसरी सिटी में आई हैं, वो मुख्तलिफ सिटीज़ से अमेरिका की किसी और सिटी में घूमने आई हुई थी। तो जो एक लड़की थी उसने कहा कि मुझे जो है वो कल ही वापस जाना है क्योंकि मैंने ये कमिटमेंट अपने घर में की हुई है, मेरी नानी भी होती है और वो अकेली है, तो मैं ये सारा चीज़ें छोड़ के आई हूँ। एक लड़की से उन्होंने पूछा तो उसने कहा मैंने तो अपने फादर को बताया ही नहीं कि मैं सिटी से ट्रैवल करके यहाँ आ गई हूँ। तो उसने कहा तुम पर जाने का किराया? उसने कहा नहीं मेरे पास किराया तो नहीं है, मेरे साथ तो ये मिसहैप हो गया, अब मैं उनको कॉल करके पैसे नहीं मांग सकती क्योंकि वो मुझे कभी पैसे नहीं देते। फिर जो तीसरी लड़की थी उसने कहा कि अच्छा मैंने तो बहुत छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया था और क्योंकि मैं स्पेस लेना चाहती थी और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि तुम अपनी मनमानियाँ करती हो और मुझे स्पेस चाहिए था तो मैं अलग हो गई, मैं तो खुद ही खाती हूँ, खुद ही कमाती हूँ, मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, मैं कितने दिन भी घूम सकती हूँ। तो इन तीनों ही चीज़ों में एक बात कॉमन थी कि वो सारी जो फैमिलीज थी या वो सारी जो लड़कियां थी वो थी परेशान ही, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ के आज़ादी चाहिए, स्पेस चाहिए, इस वजह से वो अपने अपने कंसर्न शो करनी थी। लेकिन अगर उधर हमारे यहाँ से कोई लड़की वहाँ पर उनके दरमियान होती तो ये कहती थी ठीक है मैं अभी फ़ौरन से अपने फादर को कॉल करती हूँ, मुझे तो जाना है, मेरे तो भाई आ रहे हैं, मेरे तो अब्बू आ रहे हैं। उसके लिए वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होता और उसके लिए वो इतना बड़ा चैलेंज भी नहीं होता, लेकिन उनके लिए उनकी फैमिलीज चैलेंज बनी हुई है कि फादर फ़ोन नहीं उठा रहे, उनकी वालदा फ़ोन नहीं उठा रही या घर में किसी को परवाह नहीं है। तो पहले ना अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करें कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे पास इतनी ज़बरदस्त फैमिलीज है, और जो हमारे चैलेंजेस हैं वो इस वजह से हम कभी कभी पूरे नहीं कर पाते क्योंकि हमें जो घर से जो कॉन्फिडेंस है ना, जो पेरेंट्स को देना चाहिए, जो एक पेरेंटिंग होती है, वो शायद नहीं मिली होती, इसलिए हम डरते हैं और वो अपना एहसास अपने अंदर ही रख लेते हैं। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे होता है कि पेरेंट्स को चाहिए कि कहीं भी हों, विलेज में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, बच्चियों को तालीम ज़रूर दें, पढ़ाएं, ताकि उनको अपनी राइट एंड रॉन्ग की समझ हो, अपने राइट्स का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो। तो पढ़ाई अगर देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज कल को उसने भी एक मदर
की रोल लेना है और अपने बच्चों की तरबियत करनी है। आज की जो बच्चियाँ होंगी वो कल हमारे आने वाली जनरेशन की कबायली जो पढ़ा तो रहे हैं आजकल लोग, Exactly. ऐसा नहीं है But कि अब अभी तो भी ये हमारी mindset उतना change नहीं है, हो उतना गया। नहीं है, उतना नहीं उतना है, नहीं है। हाँ। बहुत अच्छा, कम है। हम सही। लास्ट इस पे बात मैं यही करूंगा कि अभी जो रिसेंटली बलूचिस्तान में कबायली जो कत्ल हाँ, के उस पे बात बिल्कुल। हुई, हाँ, तो डिगाली मेरी में। तरफ से जो एक टेक होम मैसेज होगा आज के इस शो के स्क्रीन के थ्रू वो यही होगा कि देखें, सबसे पहले तो ये है कि आपकी बच्चियां आपके घर की रौनक है और बेटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि रहमत है, तो उसकी जो भी जायज़ जो भी उसकी ख्वाहिशात हैं, जायज़ जो भी इतनी है और आप जितना कर सकते हैं उसके लिए आप उसके लिए हेल्प ज़रूर करें उसको। हाँ, प्रोटेक्शन आपकी होगी, सुपरविजन आपकी होगी, लेकिन उसकी जायज़ जितनी भी ख्वाहिशात हैं उसको पूरा करें। और उसमें भी बच्ची के बड़े आला अल्फाज थे कि जब मैं मतलब करता हूँ कि मैंने निकाह किया है, कोई ज़िना तो नहीं किया, और उसमें वही है कि तुम्हें सिर्फ मारने की, गोली से मारने की इजाज़त है, तो बहादुर लड़की थी काफ़ी वो। तो इस बात में, इस वे में अगर कोई भी आता है तो आपने उसकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करना है, लेकिन लड़कियों को ये समझना है कि आपके लिए आपके जो फादर हैं, आपके जो भाई हैं, प्रोटेक्शन का सबब है। अगर किसी भी चीज़ पर आकर वो आपसे मना करते हैं तो उसमें ये अंदाज़ा लगा लो वो मर्द हैं और अपने इर्द गिर्द के मुआशरे के मर्दों की सोच को, फितरत को वो जानते हैं, तभी वो आपसे करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी भलाई होगी और इसी तरीके से आएंगे तो एक इक्वालिटी वाला जो है वो मामला आएगा, यानी लड़की को जहाँ समझना है वहाँ लड़की समझ ले, जहाँ पेरेंट्स को समझना है, बिल्कुल वो ह्यूमन एंगल तो एग्जैक्टली हर किसी के पास होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। माइन मैसेज दें आप, क्या आज के दिन मैसेज देना चाहेंगी खवातीन को कि उनको जो चैलेंजेस का सामना होता है वो कैसे इसको सॉल्व कर सकती है प्रॉब्लम को? देखो, चैलेंजेस हर लाइफ के हर स्टेज में आएंगे, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, बट आप में एक पैशन होनी चाहिए, आप में समझ होनी चाहिए राइट एंड रॉन्ग का, और अगर आप में एक फोकस्ड ड्रीम है कि आपने जहाँ पहुँचना है तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। सही। सो बी फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड, और आपको आपकी मंजिल पता होनी चाहिए। डेविएशंस तो आएंगी मगर आपने उस पर एक चीज़ पे अपने फोकस लेके चलना है। फोकस लेके व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ, आपने क्या करना है, क्या और करना एक मकसद लाइफ का बनाएं। और हर किसी से चीजें शेयर भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है, वो और भी हर आपके चीज़, लिए एक नया चैलेंज बन जाता पता है। है, और हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालने की भी नहीं हाँ। होती। आपने ये समझना है कि क्या डालना है और और क्या नहीं डालना। बिल्कुल, हर अपनी लाइफ के बारे में लाइफ अपडेट करके लोगों ने ना वो लगाए होते हैं बहुत status। सारी आपकी सक्सेस की चीज़ें आती हैं जो आपको भी चूज़ करना है कि कौन सी चीज़ डालने की है, कौन सी नहीं। हाँ। हर कोई आपको लगता है कि आपको पसंद कर रहा है या आपके साथ है या हाँ। पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं है, हाँ। देयर आर मोर नेगेटिव पीपल, नेगेटिव आइज ऑन यू, सो यू हैव टू चूज व्हाट यू। अच्छा, सक्सेस की चीज़ें भी कहाँ अपलोड करनी है उसके लिए भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से, जैसे लाइक लिंक्डइन, अब उसी चीज़ को हम कहीं और अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल, लिंक्डइन में अगर आप कोई चीज़ ऐसी जो है वो अपडेट करते हैं तो आपको बहुत सारी एप्रिसिएशन आती है, क्योंकि वो सारे प्रोफेशनल्स ही होते हैं। लेकिन यही चीज़ें अगर आप फेसबुक पे या यही चीज़ें आप कहीं और अपडेट करते हैं तो वो कौन सी चीज़ कहाँ शेयर करनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। ये भी बताना चाहिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मखदूम, बहुत शुक्रिया माहीन, आप लोग हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे बात सनबर्न से कैसे बचा जाए और इसका इलाज क्या है। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक। तो शो को आगे बढ़ाने से पहले एक बर्थडे है जो कि हम विश कर देते हैं, और ये जो बर्थडे है हमारे पर्सन है 21 के अजहर, उनकी आज है बर्थडे और बड़ा ज़बरदस्त वो शो करते हैं। तो अजहर, बेस्ट विशेस, हैप्पी बर्थडे टू यू। और वो हम और आपके होस्ट भी हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे उनको, तो अजहर जब आएंगे तो हम उनसे ट्रीट भी लेंगे। एनीवे, हैप्पी बर्थडे। तो जनाब, अज़हर की बर्थडे आपने उनकी ज़बरदस्ती तस्वीरें देखी मुख्तलिफ अंदाज में, और वो जो पर्सनैलिटी हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं सनबर्न की। तो जो सनबर्न है वो हर एक का इशू है और इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को। स्किन टू टोन हो जाती है, कभी कोई सन ब्लॉक लगा के जा रहे हैं, उसकी SPF मैच नहीं कर रही है, फिर दीगर टोटके कर रहे हैं, मगर फिर भी सनबर्न का कोई हल नज़र नहीं आता। तो इस पर बात करने के लिए हमने बुलाया शाह भाई को और उनसे पूछते हैं कि इसका एक्चुअल में हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं शाह भाई आप? वालेकुम अस्सलाम।
बहुत शुक्रिया, सब ठीक है, आप खैरियत से जी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शाह भाई, ऑल्दो आजकल मौसम थोड़ा औसम है, अच्छा है मौसम, लेकिन इशू ये है कि ये ज़्यादा देर जो है वो कराची वालों के किस्मत में इतना अच्छा मौसम नहीं रहता, और फिर से दोबारा जैसे ही सितंबर ने आ जाना है वैसे ही गर्मी ने दोबारा से छा जाना है। तो ये जो सनबर्न है, इससे कैसे बचा जाए और इसका एक्चुअल में इलाज क्या है? क्योंकि सन ब्लॉक जो होते हैं बहुत सारे, आप कितना भी एक्सपेंसिव सन ब्लॉक ले लें, जब भी आप बाहर जा रहे होते हैं आप उसको अप्लाई करते हैं, वो आपको बचाता ज़रूर है, कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन क्या होता है बहुत सारे लोग उसको वेयर नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। वो बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं, गर्मी में वो ऑयली स्किन हो या ज़्यादा स्वेटिंग हो तो वो बह जाता है, तो वो फ़ायदा नहीं हो पाता। तो इसका हल बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अजहर भाई को मैं भी मुबारकबाद दूंगा सालगिरह सही। की। चलिए हमारे जी, अजहर सबके भाई, आपको अजीज हैं, सालगिरह सबके की प्यारे बहुत-बहुत हैं। मुबारकबाद। आई लव यू। अरे बहुत वाह शुक्रिया। भाई अजहर भाई, देखिए सबके यहाँ से भी चाहिए हैं बेस्ट वो। विशेज़ आ रही हैं आपको। और एक चीज़ दूसरा ये है कि जो सनबर्न का आपने कहा है कि आजकल लोग ना सी साइड पे भी जाते हैं, इसके अलावा स्विमिंग पूल्स पे जा रहे हैं या वाटर पार्क्स जा रहे हैं। उसके जो आपने देखा होगा ना, 2 टोन हो जाता है, टू टोन है, लाइनें हाँ, बन जाती है बिल्कुल। बॉडी में, हाँ, यहाँ से चेहरा white, झुलस सा यहाँ से जाता black, है हाँ। और अजीब सा चेहरा हो सही, जाता है। हाँ। तो उसके लिए बहुत सारी क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं। बाद लोग घर से निकलने से पहले मुख्तलिफ क्रीम्स लगाते हैं जो पसीने बाइक में जो बह चलाते जाती हैं हैं। उनका भी स्किन बहुत टू टोन हो जाता है, क्योंकि उनके वो साथ भी होता है, जो हाँ, क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं उनके जी, साथ हो जाता बिल्कुल। है ये, जो धूप में काम करते धूप हैं। में काम करते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए और 2 टोन चेहरे को 1 टोन करने के लिए और सनबर्न से बचाने के लिए, और सनबर्न अगर हो गया है हाँ। तो उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली ये 4 जड़ी बूटियाँ लेनी है, अपने घर पे बनानी है। बहुत अच्छी चीज़ है। सही। और इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है जी जी, अफ्तीमून बूटी। ये अफ्तीमून बूटी है, सही इसे है, जरा आकाश थोड़ा बेल सा भी close कहते हैं। करके दिखाएं कि ये इसे अफ्तीमून बूटी जो है। जी जी, आकाश बेल भी कहते हैं। आकाश बेल। जी हाँ, ये ये किस बेल की चीज़ तरह के भी लिए होती है, अच्छा ऐसे भाई? चूरे में भी मिल जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सही, हाँ। तो ये हम लेंगे 1 चाय वाली चम्मच, ये इसका पाउडर है। अफ्तीमून बूटी ले लिया। अफ्तीमून बूटी, सही है, ठीक ये है। अनार के फूल हैं और ये इसका पाउडर है। ये भी हम लेंगे 1 चाय वाली अनार चम्मच। के फूल भी, अनार का पाउडर भी। या, वो अनार के फूलों का पाउडर है ये। अच्छा, अनार ये नहीं के पाउडर्स है हमने सही, बनाए, ये डेमो करने के लिए बता रहे सही, हैं। ठीक है। ये है हंसराज बूटी। हंसराज बूटी, इसे ओके। परशोशा भी कहा जाता है। सही हंसराज बूटी, सही, ये भी हम लेंगे 1 चाय वाली चम्मच। ठीक। इसके अंदर हम डालेंगे ये सफ़ेदा काशगरी, ये सारी 1-1 चाय वाली चम्मच, तो ये हम डालेंगे 4 चम्मच। अच्छा, इसका बेस इसमें बनता है 4 चम्मच। 4 चम्मच, सही। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और एक जार में भर लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में, अर्के गुलाब ना हो तो दूध में, दूध ना हो तो दही में इसका पेस्ट बनाएं और अपने फेस पे अप्लाई कर दें, यहाँ गर्दन तक पे। सही, आधे घंटे के बाद चेहरा धो लें। आप देखें आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको उसी टाइम रिजल्ट मिलेगा। सही। इसे कुछ दिन कंटिन्यू कीजिए ताकि मुकम्मल ये चेहरा कितने एक दिन साफ हो लगाना है जाए। फिर ये पेस्ट आप बना के? तकरीबन 20 दिन कर लें, महीना कर लें। और कितनी देर तक? आधा घंटा रोजाना, 30 मिनट। अच्छा, आधा जी घंटा हाँ, रोजाना। इसके हम इसके अंदर डाल रहे हैं अर्के गुलाब। हमारे पास यहाँ अर्के गुलाब मौजूद है। सही, ये इस तरीके से इसका पेस्ट बनेगा। हाँ। कभी भी कोई भी चीज़ लें आप जी, तो पहले उसे साफ़ कर लें, उसमें मिट्टी तिनका होती है, साफ़ करके फिर इसको आप मिक्स करके पाउडर बना लें। सही। ये थोड़ा आपने ड्राई रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला है ना आपने इसमें? पानी ज़्यादा डाला है ज़्यादा डाला। तो ये थोड़ा सा नरम बन गया। अच्छा, तो अच्छा, अब ये थोड़ा सा गाढ़ा बन गया। सही, ठीक है। तो इस तरीके से बना के आपने अप्लाई करना है। ओके, ये पेस्ट सा बन जाएगा सही, और जिस तरह मास्क होता है उस तरीके से आपने लगाना है। ओके। पूरे फेस पे, गर्दन तक पे पूरे लगा फेस लें पे लगाना। और आधे घंटे के बाद आप धो लें। आप ये ज़रा हाथ पे, ज़रा शाह भाई का जो हाथ है ये फोकस करें, ये आपने इस तरह से लगाना जी, इस है। तरीके ये से। ज़रा किस तरह से इसको अप्लाई करना है? ये ज़रा इस तरीके टैप से लगा करके के, करना है? हाँ हाँ, ऐसे रब इस तरह लगा लें, आप छोड़ दें, थोड़ी देर बैठ जाएं आप। अच्छा। 15-20 मिनट ऐसे ही गुजर जाते हैं, आधा घंटा और गुजर ये जाता है। रोज़ाना ये रोज़ाना आपने करना है। फ़ायदा आपको पहले ही दिन होगा। अच्छा, हाँ, पहले दिन आपको 19-20 महसूस होगा फेस पे। सही, उसके बाद ये साफ़ होना शुरू हो जाएगा। आप रोज़ाना एक टाइम कर लें हाँ, और आप देखें जब मुकम्मल साफ़ हो जाए आप इससे रोक दें। जैसे आप स्विमिंग पूल गए या कहीं वाटर पार्क गए या सी साइड पे गए, आपको कुछ ज़्यादा ही रैशेस बन गए, निशानात बन गए, धब्बे बन जी, गए, जी। इंशाल्लाह ख़त्म अच्छा, हो जाएंगे। अगर आप धूप और में अगर जा रहे हैं? आपको रोज़ाना की ये प्रॉब्लम रहती है कि धूप में प्रॉब्लम रहती है, तो आप घर से निकलने से पहले आधा घंटा लगा लें और फिर धो लें। आप फिर धो। आप जाएँ, आप देखें आपको प्रॉब्लम नहीं यानी होगी। अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं, बाहर कहीं शूट्स पे जा रहे हैं या इस तरह से जा रहे हैं कि बहुत धूप है और
आपने जाना ही है, बाहर निकलना ही है, तो ये जाने से पहले आधा घंटा पहले आधा घंटा लगा लें, फिर उसके बाद चेहरा धो लें आप, फिर आप जाएं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये सन से भी प्रोटेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा उसकी जो इंशाल्लाह। वेव्स होती हैं। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो बड़ा और ये अच्छा आइडिया है। बहुत अच्छी चीज़ है, आप सही। इसको इस्तेमाल करें, ये इंशाल्लाह सन आपकी ब्लॉक बहुत का सारी समझे दुआएं। एक ऑल्टरनेट है, क्योंकि सन ब्लॉक जब लगा के जा रहे होते हैं ना लोग, तो सन ब्लॉक क्या होता है कि स्किन को बहुत ज़्यादा वो गर्मी में ना स्वेटिंग हो रही होती है और वो ऑयली कर देता है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टिश्यू से खुद ही सन ब्लॉक साफ करके वो मुंह धो लेते हैं और फिर वो सन ब्लॉक रह नहीं जाता। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त जो पेस्ट है, अच्छा, ये मास्क है, आपने ये लगाना है और फिर धूप में जाना है। हाँ, कि बाद लोगों को एक्ने के दाने भी होते हैं चेहरे पे, जी, और साथ में सनबर्न भी हो रहा होता है, तो वो अर्के गुलाब में बना के लगाएं, दूध में ना बनाएं। अच्छा। और जिन लोगों को ऑयली स्किन है वो भी अर्के गुलाब में बना के लगाएं। आप देखें, आपको साफ हो जाएगा चेहरा, और आपका ये जो पसीना बहुत ज्यादा बह रहा है और वो स्किन को खराब कर रहा है, वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, टू टोन के लिए और कौन सी जो है ना वो मैजिकल टोटका बता सकते हैं आप कि भाई टू टोन इससे भी खत्म हो सकता है? इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है दीगर चीज़ें कर रहे होते हैं, कि शहद भी लगा रहे होते हैं, हल्दी भी लगा रहे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो इंस्टेंट रेमेडी और देखिए, मूंग की पीली वाली दाल हर घर पे मौजूद होती है। अच्छा, 50 ग्राम मूंग की पीली वाली दाल ले लें, हाँ, और उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डाल लें। अच्छा, एक चुटकी से ज़्यादा ना डालें। हाँ। 50 ग्राम दाल के अंदर इसकी काफ़ी है। उसको पाउडर बना लें, फिर उसमें से जितना लगाना हो, यानी 1 चम्मच के बराबर ही लगेगा, जी। वो आपने दूध में या अर्के गुलाब में, हाँ, या चावल के पानी में, जो हम चावल की पीच होती है उसके अंदर मिला के आप फेस पे अप्लाई करें 15 मिनट। 15 मिनट बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप देखें चेहरा साफ, अरे वाह, आपको ज़बरदस्त। बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा इसका। ये तो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो रेमेडी बताई है शाह भाई ने। चलिए जी, रेमेडीज़ बताने का और जानने का सिलसिला जारी है, लेकिन शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। चलिए जी, रेमेडीज़ बताने का सिलसिला जारी है, और आज जल्दी बहुत सारी रेमेडीज़ हम शाह भाई से पूछ लेंगे। और मुझे तो ना इस तरह से होता है कि जब शाह भाई मौजूद हों तो जितने भी कंसर्न है ना, सारे मैं पूछ लूँ कि भाई ये भी बता दें, ये भी बता दें। अभी हम टू टोन की बात कर रहे हैं, एक आपने रेमेडी हमें बताई, ये सारी चीज़ें मिक्स करके जो पेस्ट बनाना है, एक मूंग की दाल की रेमेडी हमें पता चली। शाह भाई ये बताएं कि जब गर्मियों के दिनों में जब लोग वापस आते हैं, धूप से वापस आते हैं, एक तो स्किन रेड सी भी हो रही होती है, रैश भी पड़ रहा होता है, और क्या होता है कि बारीक दाने भी हो जाते हैं, जो एलर्जी का शिकार हो जाते हैं लोग ना, वो बार बार इचिंग कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती, ये क्या करें? देखिए, ये होती है, एक तो स्किन की एलर्जी होती है, दूसरा ब्लड की हीटअप भी होती है। अच्छा, हाँ, बाज़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज़ रहता है, उसकी वजह से भी इसका स्किन पे असर पड़ता है। अच्छा, और जिनकी भी स्किन पे इस टाइप के दाने निकल रहे हैं, बाज़ लोगों को अर्टिकेरिया होता है, ऐसे लाल दतोड़े पड़ जाते हैं, चेहरा भी सुर्ख हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए और एलर्जीज को ख़त्म करने के लिए 5 दाने पनीर बूटी ले लें आप वो 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह निहार मुँह छान के पी लें। एक तो उसका ये फ़ायदा होगा कि वो ब्लड प्योरीफाई है, दूसरा ये है कि वो हर किस्म के अर्टिकेरिया के लिए भी बेहतर है, एक्नी के लिए भी बेहतर है, स्किन रैशेस के लिए भी बेहतर है, खारिश के लिए भी बेहतर है, और साथ में ये ठंडा भी होता है। इस मौसम में ये बहुत बेहतरीन है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। सही। अच्छा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन या 15 दिन यूज़ कर लें, काफ़ी है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सही। अच्छा, ये बताएं कि कोई ऐसी रेमेडी हो इंस्टेंट के, अभी चलें, ये तो आपने बताया धूप में निकलने से पहले लगाई जा सकती है, फिर आप मुंह धो के धूप में चले जाएं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ कि धूप में निकलने से पहले आप आसानी से लगा के चले जाएं और इंस्टेंट कोई रेमेडी हो और उससे भी थोड़ा देखिए, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये आपको किसी किस्म की क्रीम की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी। अच्छा, सही। जो हमने अभी बना के दिखाई है, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक होती है आपको पसीना आ रहा है और साथ में ऑयल भी आ रहा है और साथ में स्मेल भी महसूस हो रही है। स्मेल भी महसूस हो रही है, हाँ। ठीक है ना, बॉडी में भी स्मेल महसूस हो रही है, फेस पे भी स्मेल महसूस हो रही है। तो आपने लाल फटकड़ी होती है, एक सफ़ेद फटकड़ी होती है, अच्छा, एक लाल रंग की होती है, पंसारी से मिल जाती है। ओके। उसका एक मटर के दाने के बराबर स्प्रे वाले अर्के गुलाब में डाल के हिला लें। सही। पीसने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें। फिर उसके बाद जब भी आप निकलने लगे, पहले फेस पे स्प्रे करें या बॉडी पे स्प्रे करें, टिश्यू से खुश्क कर लें और निकल जाएं। आप देखें, इसका ऑयलपन भी ख़त्म होगा, पसीने की स्मेल भी ख़त्म होगी, और पसीने की शिद्दत जो आ रही है वो भी कंट्रोल होगी। अच्छा, वो इंशाल्लाह तो ताला। ये और एक इंसान होता है, वो तो हर वक्त ही पसीने में भीगा रहता है, हाँ। उसके अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ है, क्या है कि जिसकी वजह से पसीना ज़्यादा आ रहा है, उसको गर्मी ज़्यादा फील हो रही है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। वो 4 दाने आलू बुखारा और 1 चाय वाला चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डाल लें और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। जब ये फूल जाए, फिर इसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो पी लें।
आपका पूरा दिन ठंडा ठंडा गुजरेगा। अच्छा शाह भाई, वो जो आपने अभी बताई थी ना कि गुलाब के अर्क में लाल फिटकरी डाल के जरा सा उसको मिक्स करके आप स्प्रे कर लें, वो दोबारा से थोड़ा सा रेमेडी देखिए बताएं 100 ताकि ml लोगों होती को है, ज़्यादा जो है ना जो गुलाब का अर्क होता है वो 100 ml होता है स्प्रे वाला, सही आधा पाव होता है या थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है, 120 ml भी होता है। तो उसके अंदर एक मटर के दाने के बराबर लाल इतनी सी होगी फटकड़ी, फिर वो तो लाल फिटकरी। लाल फटकड़ी डाल के हिला लें, और उसके आने से खुद ब खुद आती जाएगी। सही। और वो आप अपने फेस पे भी अच्छा, स्प्रे ये कर कितने लें। दिन प्रिजर्व किया जा अच्छा, सकता बाद है? लोगों कितने के दिन पाँव रखा में जा से सकता है? सॉक्स की वजह से स्मेल आती स्मेल है, आती है। ये उस पे भी आप स्प्रे कर सकते हैं, सही। ये उसको भी खत्म मतलब आप कहीं जा रहे हैं, सॉक्स पहनने से पहले आप स्प्रे कर लें आप, स्प्रे कर लें, और सही। फौरी तौर पे ये उसकी स्मेल को ख़त्म करती है, सही। बॉडी के स्मेल को ख़त्म करती है, फेस के स्मेल को और उसके पसीने की इसके शिद्दत है उसको ख़त्म करती है। अच्छा। और ऑयल को भी दूर करती है। सही। अच्छा, बहुत सारे लोग जिनकी बॉडी में भी बहुत स्मेल होती है या पसीना आ रहा होता है, उसके लिए क्या हल है? उसके लिए क्या उनको किस तरह का जो है ना वो सोप या बहुत सारे लोग क्या होता है कि बॉडी लोशन भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से स्वेटिंग से बच जाएं, किसी तरीके से जो स्मेल आ रही होती है उससे बच जाएं, उसका क्या हल है? देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज़ किया हाँ। कि पसीने की जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, अब बाद लोगों की पसीने की स्मेल बहुत बुरी होती है, बैड होती है, तो वो भी आलू बुखारा, चार अदद और सौंफ 1 चाय वाला चम्मच पानी में डिप कर दें और ये पिएं। आप देखें ये पसीना अंदर से आ रहा होता है आपके, बाहर का स्किन का तो नहीं है, पोर्स आपके उसमें से पसीना आता है, तो ये उसकी शिद्दत को कम करेगी, तो ये स्मेल भी आस्ते आस्ते कम हो जाएगी। बाद लोगों के मुंह से स्मेल महसूस होती है, बिल्कुल। ठीक है ना। अब उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है मगज धनिया। अच्छा। एक धनिया साबुत होती है, उसको तोड़ें, उसमें से मगज निकलता है, वो दाल की तरह होती है। मगज धनिया 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम, इन दोनों को मिला के पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ लें, आप देखें आपके मुंह की स्मेल खत्म हो जाएगी उससे। ज़बरदस्त भाई, ये देखिए आज रेमेडीज़ पे रेमेडीज़ हम आपको बता रहे हैं, तो भाई आज बहुत सारी रेमेडीज़ जो हैं वो शाह भाई हमारे साथ में शेयर करें। अच्छा शाह भाई, एक रेमेडी और वो ये कि ये जो डार्क सर्कल्स हैं, हाँ। ये जो खड्डे ऐसे पड़ जाते हैं और लोग इससे बहुत परेशान होते हैं, और ये होता है कि लोग इसके लिए बहुत महंगी प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स भी कराते हैं, उसके बाद वो वक्ती तौर पे फ़ायदा होता है, फिर वो 6 मंथ की ट्रीटमेंट कराई, फिर वो वापस डार्क सर्कल जो है आ जाते हैं। इसका कोई परमानेंट जो है ना वो कोई अच्छा सा सस्ता बहुत ही सस्ता और जो है ना कहना चाहिए कि पायदार हल बताएं आँखों के जो खड्डे हो जाते हैं या जो आँखों में जिसको हम गड़े या डार्क सर्कल कहते हैं? देखें बहुत इजी है। अब अक्सर लोगों के डार्क सर्कल बहुत इंतहाई होते हैं, चाहे वो मर्द हो या खवातीन हो, ऐसा लगता है जैसे दुखी आत्मा, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशान, उन्होंने बेस भी लगाई होती है लेकिन वो काफ़ी बहुत एहतियात करते हैं। और उन हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए और उन हमारे भाइयों के लिए, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने 10 दाने किशमिश ले लें, सुंदरखानी किशमिश 10 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें और 1 चम्मच ज़रिश्क शीरी डाल दें। ज़रिश्क, अच्छा ज़रिश्क, ये इसे किरण भी कहते हैं, केक में भी डलता है, ब्लैक कलर का होता है, किशमिश की तरह होता है ये भी, वो डाल दें। 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट वो किशमिश और वो ज़रिश्क खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। ये 1 टाइम रोज़ाना करें, 1 महीना करें, आपके डार्क सर्कल्स भी दूर होंगे और चेहरा भी सुर्ख हो जाएगा, बहुत खूबसूरत हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आप एक काम कीजिए, 50 रुपये की ज़रिश्क ले लें और 50 रुपये की किशमिश ले लें, आपका 15 दिन चल जाएगा। चले जी, 100 रुपये में आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे, रेदर देन कि आप 1 लाख रुपए लगवा के ट्रीटमेंट करवाएं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया शाह भाई, आप हमारे शो पर आए। आज का शो कैसा लगा, आज की रेमेडीज़ कैसे लगी, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारी सोशल साइट पर। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिरी एट 10।